अध्याय 1। एक गोली सम्राट की यादें। मैं कौन हूँ? मैं लॉन चेन हूँ। मैं तो स्वयं स्वर्ग को भी नीचा देखता हूँ। 9 स्वर्गों के अद्वितीय प्रिंस सॉवरेन लॉन चेन। मैं तो वह हूँ जिसे हर कोई धोखा देता है और धमकाता है, एक वीरविहीन निकम्मा अपाहिज जो साधना करने में असमर्थ है। लॉन चेन। उसका दिमाग उलझनों से भरा हुआ था और साथ ही उसके पूरे शरीर में तेज दर्द हो रहा था। लॉन चेन अपने दिमाग में चल रहे अशांत विचारों को रोक नहीं पा रहा था और दर्द से कराह उठा। चेन एयर, आखिरकार तुम जाग गए। शुक्र है, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए बहुत चिंतित थी। अगर तुम अपनी ताकत का बखान करना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम्हें उन लोगों से द्वंद्वयुद्ध करने की क्या जरूरत थी? लॉन चेन के कान के पास एक मधुर और कोमल आवाज सुनाई दी। वह आवाज खुशी और सुकून से भरी थी, लेकिन अंत में भावनाओं से भर गई। लॉन चेन ने धीरे-धीरे अपनी आंखें खोली। उसकी धुंधली दृष्टि धीरे-धीरे स्पष्ट होने लगी और उसके सामने एक महिला का चेहरा दिखाई दिया। वह महिला लगभग 30 वर्ष की लग रही थी और बेहद खूबसूरत थी। हालांकि उसकी आंखों के कोनों पर कुछ गहरी झुर्रियां थीं जो उसकी कम उम्र से मेल नहीं खाती थीं। इस समय यह महिला आंसू भरी निगाहों से लॉन चेन को प्यार से देख रही थी, जिससे लॉन चेन के दिल में गर्माहट का एक सैलाब उमड़ आया। बेटा, तुमने अपनी माँ को इतना डरा दिया कि वह मर ही गई। जैसे-जैसे महिला बोलती गई, उसकी आंखें और भी लाल होती गईं और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, लॉन चेन ने इस परिचित लेकिन अजीब से चेहरे को देखा। उसने संशय से एक शब्द कहा। उसका चेहरा उलझन से भरा हुआ था। बच्चे, अपनी माँ को मत डराओ। क्या तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो? महिला का चेहरा तुरंत घबराहट से भर गया। इसी समय एक बुजुर्ग व्यक्ति उस महिला के पास प्रकट हुआ। उसने लॉन चेन की जांच की और कहा, श्रीमती लॉन चेन के सिर के पिछले हिस्से में चोट लगी है, इसलिए हो सकता है कि उसे अपनी याददाश्त वापस पाने के लिए थोड़ा आराम करना पड़े। चिंता न करें, मैंने अभी छोटे मालिक को दवा दी है। दवा का असर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है, इसलिए छोटे मालिक को थोड़ी देर और आराम करने दें। श्रीमती लॉन ने चिंता भरी नजरों से लॉन चेन की ओर देखा। अनिच्छा से उन्होंने सिर हिलाया और उस बुजुर्ग व्यक्ति के पीछे कमरे से बाहर चली गई। लॉन चेन ने दूर से बुजुर्ग व्यक्ति को महिला को धीरे से सलाह देते हुए सुना, श्रीमती लॉन, युवा स्वामी लॉन का जीवित वापस लौट आना ही असीम सौभाग्य की बात है। इसे लेकर ज्यादा जोखिम न लें। श्रीमती लॉन कांपते हुए बोली, प्रमुख रसायन शास्त्री का तात्पर्य यह है कि मेरा बेटा। रसायन शास्त्री कहलाने वाले उस बुजुर्ग व्यक्ति ने आह भरते हुए कहा, युवा स्वामी के मस्तिष्क के पिछले हिस्से को तीव्र आघात लगा है। सच कहूं तो होश में आ जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, हालांकि इसके परिणाम निश्चित रूप से बहुत गंभीर होंगे। इस स्थिति में उनकी स्मृति का चले जाना भी पूरी तरह संभव है। वे दोनों लोग धीरे-धीरे दूर जाते गए, जिससे लॉन चेन को उनकी आवाज स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे श्रीमती लॉन के सिसकने की आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। लॉन चेन अपने पूरे शरीर में, खासकर सिर के पिछले हिस्से में हो रहे तेज दर्द को महसूस करते हुए ऊपर छत को खाली निगाहों से घूर रहा था, जहां सूजन और दर्द से तेज पीड़ा हो रही थी। आखिर हुआ क्या? मैं लॉन चेन हूं और श्रीमती लॉन मेरी सगी मां है। मुझे यह अजीब सी अनुभूति कैसे हो सकती है? और ये सारी उलझन भरी यादें, ये कहां से आई? मुझे याद है कि मैं एक घमंडी, बेहद ताकतवर इंसान हूं, लेकिन साथ ही मुझे याद है कि मैं अक्सर धमकियों और शोषण का शिकार होने वाला एक कड़वा और निकम्मा इंसान भी हूं। क्या मैं प्रिंस सॉवरेन लॉन चेन हूं या ट्रैश लॉन चेन? मेरा असली रूप कौन है? क्या मैं प्रिंस सॉवरेन का पुनर्जन्म हूं या मैं प्रिंस सॉवरेन की आत्मा और एक कमजोर, निकम्मे व्यक्ति का मिश्रण हूं? लॉन चेन का दिमाग अनगिनत सवालों से भरा हुआ था। जो भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं लॉन चेन हूं, चाहे मैं प्रिंस सॉवरेन लॉन चेन हूं या बूढ़ा अपाहिज लॉन चेन, अभी इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अभी भी जीवित हूं। मेरी यादों के दो अलग-अलग रूप आपस में मिल गए हैं। मैं इस तरह की अजीब समस्या को ठीक करने की कोशिश भी कैसे कर सकता हूं? इसके बजाय मुझे अभी जो करने की जरूरत है वो ये है कि मैं जितनी जल्दी हो सके खुद को ठीक होने दूं। उसके शरीर की वर्तमान स्थिति को भांपते हुए उसने तुरंत कई फ्रैक्चर का पता लगाया। उसकी 3 पसलियां टूटी हुई थी, एक हाथ 2 जगह से टूटा हुआ था और सबसे गंभीर बात यह थी कि उसके मस्तिष्क के पिछले हिस्से में इतनी चोट आई थी कि उसकी खोपड़ी का एक बड़ा हिस्सा अंदर धंस गया था। वह निश्चित रूप से एक बेहद क्रूर हमले का शिकार हुआ था। हालांकि मेरे पास ऊर्जा को संघनित करने का कोई तरीका नहीं है, फिर भी मेरी आध्यात्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली प्रतीत होती है। मैं वास्तव में अपने शरीर से 30 मीटर के दायरे में हर चीज को महसूस कर सकता हूँ। लॉन चेन सुखद रूप से आश्चर्यचकित हुआ। उसकी स्पष्ट यादों के अनुसार आध्यात्मिक शक्ति अमूल्य थी, विशेष रूप से औषधि साधकों के लिए। लाभ ही लाभ, चाहे वह किसी प्रिंस सॉवरेन का पुनर्जन्म हो या उसकी आत्मा मात्र प्रिंस सॉवरेन की यादों का मिश्रण हो, वर्तमान स्वरूप ने निश्चित रूप से बहुत लाभ कमाया है। प्रिंस सॉवरेन एक पूरा जीवन जी चुका था और अब इसी वजह से उसके पास एक असाधारण रूप से शक्तिशाली आत्मा थी। आखिर ये किस तरह की अद्भुत बात थी? लेकिन जब उसने ध्यान से अपने शरीर का मुआयना किया तो उसका चेहरा बदल गया। मेरी आध्यात्मिक जड़ छीन ली गई है। मेरे पेट की आध्यात्मिक हड्डी का एक टुकड़ा भी गायब है। ऐसा लगता है जैसे उसे खोदकर निकाला गया हो। और मेरे हृदय में छेद है। आखिर कौन इतना निर्दयी हो सकता है और मेरी आध्यात्मिक जड़, आध्यात्मिक हड्डी और आध्यात्मिक रक्त छीन सकता है? इसलिए तो मैं साधना नहीं कर पा रहा। लॉन चेन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसकी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति उसकी पिछली शक्ति से कहीं अधिक प्रबल थी। अब वह इतनी प्रबल थी कि वह तुरंत इस रहस्य का पता लगा सके कि वह अपन क्यों था और साधना क्यों नहीं कर सकता था। आत्मा का मूल डाटियन में स्थित था। ये सभी साधकों का आधार था। आत्मा के मूल के बिना स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस करना असंभव था। साधना के लिए उसे आत्मसात करना तो दूर की बात है। आध्यात्मिक रक्त जन्मजात गुण होते हैं। ये रक्त का एक अंश होता है जो जन्मजात प्रतिभा प्रदान करता है। हालांकि लगभग सभी लोग इसे लेकर पैदा होते हैं, लेकिन अधिकांश साधकों को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता। आत्मा अस्थि एक व्यक्ति के पेट के निचले हिस्से में पाई गई और थोड़ी उभरी हुई थी। आम लोगों में आत्मा अस्थि नहीं होती। यहाँ तक कि साधकों में भी शायद 10,000 में से केवल एक के पास ही यह होती है, जो उन्हें प्रतिभा का प्रतीक मानती है। हालांकि लॉन चेन की स्पिरिट बोन का एक टुकड़ा स्पष्ट रूप से गायब था और उस पर किसी के द्वारा खोदे जाने के स्पष्ट निशान थे। उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया था। अगर उसकी यादें पूरी तरह से उलझी हुई नहीं थी, तो उसे यह याद क्यों नहीं आ रहा था कि उसके शरीर के साथ ऐसा किसने किया था? हालांकि ये तीनों चीजें उसके लिए अनमोल थी, लेकिन शरीर से निकलने के बाद इनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। अगर उन्हें उसे नुकसान पहुंचाना ही था, तो उन्होंने इतना कठोर तरीका क्यों अपनाया? इस तरह का तरीका अपनाकर तो वे उसे मृत्यु से भी बदतर जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहे थे। हालांकि क्रोध से केवल और अधिक क्रोध उत्पन्न हुआ और चूंकि वह पहले से ही उन्हें याद कर रहा था, इसलिए क्रोध करने का कोई फायदा नहीं था। मुझे ये पता नहीं चलने देना कि ये किसने किया। लॉन चेन गुस्से से दांत पीसने लगा। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। स्पिरिट बोन होने के कारण भले ही वह मूर्ख होता, फिर भी वह एक असाधारण प्रतिभा का धनी होता। लेकिन अब किसी नीच कमीने ने उसे एक बेकार इंसान बना दिया था जो साधना करने में असमर्थ था, जिसके कारण उसे अपमानित होना पड़ा और लगभग हर किसी से तिरस्कार भरी निगाहें झेलनी पड़ी। ठीक उसी समय जब लॉन चेन गुस्से से भड़क उठने ही वाला था, कमरे का दरवाजा धीरे से खुल गया और एक सुंदर 13 वर्षीय युवती अंदर आ गई। ये लॉन चेन की नौकरानी थी जिसका नाम बाओ था। युवा स्वामी, अब दवा लेने का समय हो गया है। दवा? कौन सी दवा है? लॉन चेन ने नाक से हल्की सी आवाज निकालते हुए पूछा। श्रीमती लॉन ने इसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। यह एक बाघ की हड्डी की गोली है जो युवा मालिक के घावों को जल्दी ठीक कर सकती है, बाओ ने जवाब दिया। उसने अपने हाथ में मौजूद छोटे अलंकृत डिब्बे को खोला, जिसके अंदर औषधीय गोली दिखाई दी। कहा जाता है कि यह औषधीय गोली ग्रैंड मास्टर युनची से आई है। इसकी औषधीय शक्ति बहुत प्रबल है। उस चीज को देखकर लॉन चेन का चेहरा थोड़ा अजीब हो गया।
क्या इस तरह के खिलौने को भी गोली कहा जा सकता है? इसका आकार बेहद टेढ़ा मेढ़ा था और देखने में किसी मीट बॉल जैसा लग रहा था। आकार की बात छोड़ ही दे तो इसका रंग पूरी तरह से काला था और इसमें जरा भी चमक नहीं थी। अगर इससे हल्की सी औषधीय सुगंध न आ रही होती तो लॉन्चेन को शक हो सकता था कि यह भेड़ के गोबर का गोला है। अपने हाथ में पकड़ी हुई चीज को देर तक घूरने के बाद लॉन्चेन ने आखिरकार आह भरी। जिस व्यक्ति ने औषधि की गोली का 80% से अधिक सार खो दिया हो उसे अब भी ग्रैंडमास्टर कहा जा सकता है। लॉन्चेन ने हैरानी से सोचा कि कोई इतनी नर्म और कोमल चीज कैसे बना सकता है। दवाइयों को 5 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, निम्न श्रेणी, मध्यम श्रेणी, उच्च श्रेणी, सर्वोच्च श्रेणी और अद्वितीय श्रेणी। जहां तक उसके हाथ में मौजूद गोली की बात है वह इन 5 श्रेणियों में से किसी में भी नहीं आती थी। लॉन्चेन को अचानक एहसास हुआ कि यह तो बस एक दोषपूर्ण वस्तु है। यह एक बेकार गोली है। आमतौर पर रसायन शास्त्री इस तरह की दवाइयां नहीं बेचते क्योंकि वे अपने ग्राहकों को खोना नहीं चाहते। अक्सर इन्हें दवा के तरल पदार्थ में बदल दिया जाता है या सीधे फेंक दिया जाता है। युवा स्वामी, ख्यालों में मत खोइए। इस बहुमूल्य गोली को पाने के लिए श्रीमती लॉन्ड ने अपने कीमती गहने बेच दिए हैं। आपको जल्दी से इसे ले लेना चाहिए, बाओ ने आग्रह किया। लॉन्चेन के दिल में दर्द सा महसूस हुआ। उसकी मां के बारे में उसकी यही धारणा थी कि वह उसे इतना प्यार करती थी कि मानो वह प्यार में डूबा हुआ हो। बात यहाँ तक पहुंच गई थी कि उसकी मां उसकी किसी भी बात को लगभग कभी मना नहीं करती थी। उसकी मां ने उसके लिए सब कुछ किया था। उसने कम उम्र में ही उसे जन्म दिया था। बचपन से ही वह बेहद खूबसूरत थी, लेकिन अब उसकी उम्र 30 के आसपास थी और उसकी आंखों के कोनों में झुर्रियां पड़ गई थी। उन गहरी झुर्रियों को देखकर लॉन्चेन समझ गया कि उसकी मां ने उसके लिए बहुत कुछ कुर्बान कर दिया है। अपने हाथ में पकड़ी हुई दवा की गोली को देखते हुए उसने गौर किया कि भले ही ये दोषपूर्ण थी, लेकिन कम से कम इसके औषधीय तत्व खराब नहीं थे। इसमें 80% से अधिक अशुद्धियां थी, लेकिन इससे उसके घावों को भरने में कोई समस्या नहीं होगी। दवा की गोली लेते हुए लॉन्चेन ने बाओ को आदेश दिया कि वह उसकी मां के अलावा किसी और को उसके बारे में कोई खबर न बताए। हालांकि बाओ को इसका कारण ठीक से समझ नहीं आया, फिर भी उसने लॉन्चेन पर भरोसा किया और आज्ञाकारी भाव से सिर हिला दिया। दवा लेने के बाद हालांकि लॉन्चेन के पास साधना का उपयोग करके औषधीय शक्ति को अवशोषित करने का कोई तरीका नहीं था, फिर भी उसने अपनी जबरदस्त आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने घावों तक पहुंचाने में कामयाबी हासिल की, जिससे वह बेहद तेजी से ठीक हो गया। दूसरे दिन लॉन्चेन ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। मांसपेशियों का व्यायाम करते हुए उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। बहुत बढ़िया। हालांकि वह दवा काफी खराब थी, लेकिन उसमें इस्तेमाल की गई औषधीय सामग्री उच्च गुणवत्ता की थी। मेरे मस्तिष्क के पिछले हिस्से को छोड़कर मेरी अधिकांश चोटें ठीक हो चुकी हैं और बची हुई ऊर्जा मुझे पूरी तरह से ठीक करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। वह धीरे धीरे दर्पण की ओर बढ़ा। अपनी परछाई में उसने एक साधारण सुंदर युवक को देखा जिसकी भौहें तलवार जैसी थी और आंखें चमक रही थी। लॉन्चेन ने गहरी सांस ली। आज से मैं लॉन्चेन, पहले वाला लॉन्चेन नहीं रहूंगा। मैं दूसरों से ऊपर उठूंगा। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा कमजोर था, लेकिन चलने में अब कोई समस्या नहीं थी। लॉन्चेन कमरे से बाहर निकला और देखा कि पूर्व दिशा में सूरज निकल चुका था। 1 घंटे तक गहन चिंतन करने के बाद उसने बाओ को बुलाया और उसे औषधीय सामग्रियों की एक सूची दी जिसे उसे जाकर ढूंढना था। हालांकि बाओ के चेहरे पर थोड़ी शर्मिंदगी झलकने लगी। लॉन्चेन को पहले तो आश्चर्य हुआ कि आखिर क्या बात है, फिर उसे याद आया कि लॉन परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है और बाओ के पास कर्ज लेने का कोई जरिया नहीं है। अन्यथा उनकी मां को अपने गहने, जो उनके बेहद कीमती दहेज का हिस्सा थे, बेचने की जरूरत नहीं पड़ती। वर्तमान लॉन परिवार पहले से ही बेहद दयनीय स्थिति में था। अपनी जेब टटोलते हुए उसने लगभग 80 चांदी के सिक्के पाए। हालांकि यह बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी सूची में मौजूद औषधीय सामग्री खरीदने के लिए काफी था। बाओ ने लगन से काम किया और 2 घंटे से भी कम समय में उसने औषधीय सामग्री खरीद ली। लॉन्चेन ने तुरंत उन्हें नापकर अलग अलग हिस्सों में बांटना शुरू किया और फिर उन्हें एक बड़े कटोरे में उबालने लगी। 6 घंटे बाद एक गाढ़ा औषधीय द्रव सुगंधित हो रहा था। जब लॉन्चेन ने सस्ते औषधीय द्रव से भरे कटोरे में देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं लॉन्चेन इस एक कटोरी औषधीय तरल से शुरुआत करते हुए दूसरों से ऊपर उठूंगा। अध्याय 2 नीच कमीने। औषधीय तरल उसके पेट में प्रवेश कर गया और लॉन्चेन ने तुरंत अपने दिमाग का उपयोग करके औषधीय ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में निर्देशित किया, जिससे वह उसकी हड्डियों में समाहित हो गई। सामान्य मार्शल आर्टिस्ट औषधीय ऊर्जा को दांतियान में समाहित होने देते हैं ताकि उसे अवशोषित कर सके और बाद में उसे अपने पूरे शरीर में फैलाते हैं। हालांकि लॉन्चेन के पास स्पिरिट रूट नहीं था, इसलिए उसका दांतियान पूरी तरह से खाली था और उसमें ऊर्जा संग्रहित करने का कोई साधन नहीं था। वह केवल इतना ही कर सकता था कि औषधीय ऊर्जा को प्रत्येक कोशिका में फैलने दे। यद्यपि यह औषधीय द्रव केवल साधारण औषधीय जड़ी बूटियों से बना था, लेकिन लॉन्चेन के संयोजन और अनुपात के बाद इसने आश्चर्यजनक रूप से उल्लेखनीय औषधीय प्रभाव दिखाया। जैसे ही औषधीय ऊर्जा उसके पूरे शरीर में प्रवाहित हुई, अनगिनत रोम क्षेत्र खुल गए। ऐसा लग रहा था मानो शरीर की हर कोशिका भूखमरी की स्थिति में थी और वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने लगी। धमाका। लॉन्चेन के शरीर के भीतर से एक दबी हुई धमाके की आवाज आई। उसकी पहले से बंद नसें अचानक खुल गईं और लॉन्चेन दबी हुई कराह को रोक नहीं पाया। जब दूसरे लोग साधना करते थे तो वे डांटियन की ची का उपयोग धीरे धीरे अपने मेरिडियन को चरणबद्ध तरीके से खोलने के लिए करते थे, जिससे उन्हें कोई दर्द नहीं होता था। हालांकि लॉन्चेन ऐसा नहीं कर सका। वह केवल बाहरी ऊर्जा स्रोत का सहारा ले सकता था। यह ऊर्जा समुद्र के पानी की तरह थी जो नदी के मैदान में बह रहा हो। इसकी उग्र और प्रचंड प्रकृति ऐसी थी जिसे कोई भी आसानी से सहन नहीं कर सकता था। ये दर्द, मैं इस दर्द को हमेशा याद रखूंगा। लॉन्चेन ने दांत पीसे। अगर किसी दुष्ट ने उसकी आत्मा की जड़ न चुराई होती तो उसे इतना खतरनाक तरीका चुनने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ता। बैंग बैंग बैंग। जैसे जैसे उसकी नसें एक एक करके खुलती गई, उसके शरीर से लगातार धमाके जैसी आवाजें गूंजने लगी। हर बार जब कोई नस खुलती तो उसके शरीर में तीव्र दर्द होने लगता। जब अंततः उसकी सभी नसें खुल गईं, तो लॉन्चेन लगभग बेहोश हो गया। उसे 2 घंटे तक आराम करना पड़ा, जिसके बाद धीरे धीरे वह होश में आया। दर्द से मुक्ति मिलने के बाद लॉन्चेन को ऐसा महसूस हुआ मानो उसके पैरों से लेकर सिर तक के सारे रोम क्षेत्र खुल गए हों। हर सांस के साथ वह स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा को ग्रहण कर रहा था। बहुत बढ़िया। अब जब मेरी नाड़ियां खुल गई हैं, तो मैं आखिरकार साधना का अभ्यास कर सकता हूँ। लॉन्चेन ने अपने शरीर की स्थिति को महसूस किया। उसकी नाड़ियां खुल जाने से वह अंततः अपने रोमछिद्रों के माध्यम से संसार से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था, जिससे उसका शरीर मजबूत हो सके। दरअसल हालांकि उनकी नाड़ी की नसें अभी अभी खुली थी, उस एक बदलाव ने उनके शरीर को शक्ति से भर दिया। उसने मुक्का मारा और उसके साथ आईसीटी जैसी हवा ने लॉन्चेन के चेहरे पर मुस्कान ला दी। उसने वह दर्द व्यर्थ नहीं सहा था। साधारण साधकों को सबसे पहले तथाकथित ची संवेदन क्षेत्र में प्रवेश करना होता था। ची को महसूस करने में सक्षम होने के बाद ही वे ची संघनन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते थे। हालांकि लॉन्चेन ने एक वैकल्पिक मार्ग अपनाया था। औषधीय ऊर्जा का उपयोग करके उसने स्वयं को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा से जबरदस्ती जोड़ लिया था, जिससे उसकी नसें पूरी तरह खुल गई थी, जो एक ही कदम में ऊर्जा संघनन में प्रवेश करने के बराबर था। हालांकि यह नहीं कहा जा सकता कि वह सचमुच ची संघनन की अवस्था में पहुंच गया था। यद्यपि उसका शरीर उस स्तर तक मजबूत हो चुका था, फिर भी ची संघनन की अवस्था में डेंटियन के भीतर ची के चक्रवातों का संघनन करना शामिल था। डेंटियन के बिना वह वास्तव में ची संघनन की अवस्था में नहीं था। यद्यपि मैंने अपनी नाड़ियों को जबरदस्ती खोल दिया है, फिर भी मेरी निष्फल डांटियन सच्ची ऊर्जा को धारण करने में असमर्थ है। जब मैं दूसरों से लड़ता हूं तो कुछ क्षणों से अधिक देर तक इसे बनाए रखना मेरे लिए असंभव है। यह अभी भी पर्याप्त नहीं है।
लॉन चेन ने अपनी नई यादों को खंगाला। उसकी लगभग सभी नई यादें रसायन विद्या से संबंधित थी, लेकिन अंततः उसे मार्शल आर्ट से जुड़ी एकमात्र याद मिली, 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट। लॉन चेन को सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट मानो उसी के लिए विशेष रूप से बनाई गई थी। ये एक गुप्त तकनीक थी जो व्यक्ति की क्षमता को और भी अधिक उजागर करने में सक्षम थी। ये डेंटियन का नहीं, बल्कि 9 सितारों का संवर्धन करती थी। वे 9 तारे शरीर के भीतर समाहित थे। जब वे सभी बन जाएंगे तो वे 9 दांतियों के बराबर होंगे। जब उसने अपनी यादों में ये देखा तो वह खुशी से उछल पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह इस तकनीक को समझने लगा, उसे तुरंत ऐसा लगा मानो उस पर बर्फीले पानी की बाल्टी उड़ेल दी गई हो। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का अभ्यास करने के लिए अनगिनत औषधीय गोलियों की आवश्यकता होती है। पहले तारे फैंगफू तारे को संघनित करने के लिए उसे व्यवहारिक रूप से अनंत मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी। यदि वह केवल वायु से ऊर्जा अवशोषित करने पर निर्भर रहना चाहे तो इसे संघनित करने के लिए 100 वर्ष भी पर्याप्त नहीं होंगे। पहले तारे को संघनित करने के लिए उसे भारी संख्या में औषधीय गोलियों की आवश्यकता होगी। उनके बिना वो उसमें साधना नहीं कर पाएगा। उनका लॉन परिवार कंगाल था और उनके पास इतनी बड़ी संख्या में दवाएं खरीदने का कोई साधन नहीं था। मुझे पहले पैसे कमाने का कोई तरीका सोचना चाहिए, लॉन चेन ने मन ही मन बुदबुदाया। कपड़े बदलने के बाद वह अपने कमरे से बाहर निकला। इस समय दोपहर हो चुकी थी, लेकिन उसकी विशाल हवेली में उम्मीद से कहीं कम लोग दिखाई दे रहे थे, जिससे वह जगह एकदम सुनसान लग रही थी। लॉन चेन के पिता सीमा दमन के प्रमुख थे। वे इस समय बर्बर सीमा पर तैनात थे। पिछले कुछ वर्षों में लॉन चेन और उनकी मां को शाही राजधानी में हर किसी की तिरस्कारपूर्ण निगाहों का सामना करना पड़ा था। हालांकि वे एक कुलीन परिवार से थे, लेकिन पहले की तुलना में वे पूरी तरह से कंगाल हो गए थे। उनकी पूरी जागीर में केवल 10-4 नौकरानियां ही थीं जो उनके लिए अंशकालिक काम करती थीं, क्योंकि वे और लोगों को काम पर रखने का खर्च वहन नहीं कर सकते थे। ये कहा जा सकता है कि पूरे कुलीन वर्ग में वे सबसे दयनीय स्थिति में थे और स्वयं लॉन चेन सबसे अधिक निर्धन थे। फीनिक्स क्राई साम्राज्य में इस समय मार्शल आर्ट का स्वर्णिम युग चल रहा था। लगभग हर कोई मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था, लेकिन लॉन चेन की कमजोर काया के कारण वह मार्शल आर्ट का अभ्यास करने में असमर्थ था और इसी वजह से लोग उसका उपहास करते थे। लॉन चेन के ठीक विपरीत उनके पिता लॉन तियानशियाओ थे। वे अपनी पीढ़ी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे और उनके बर्बर सीमा की रक्षा करने से यदि बर्बर जनजातियां बेरहमी से हमला भी करती तो भी वे फीनिक्स क्राई साम्राज्य में आधा कदम भी नहीं रख पाती। लॉन तियानशियाओ फीनिक्स क्राई साम्राज्य की इस पीढ़ी का सैन्य देवता था, जबकि लॉन चेन एक निकम्मा था जो ची ऊर्जा का भी अनुभव नहीं कर सकता था। लोगों को यह महसूस होने से रोकना असंभव था कि इस शेर जैसे पिता का बेटा कुत्ते जैसा निकला है। असंख्य लोग उसका उपहास उड़ाते थे, लेकिन लॉन चेन को कोई फर्क नहीं पड़ता था। हालांकि उस दिन सैवेज मार्क्विस के बेटे झू याओयांग ने लॉन चेन का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वह अपने पिता का बेटा नहीं है। लॉन चेन का गुस्सा तुरंत आसमान छू गया। झू याओयांग ने स्पष्ट रूप से उसकी मां को बेवफा बताकर उसका अपमान किया था। गुस्से में आकर लॉन चेन इतना भ्रमित हो गया कि उसने बिना सोचे समझे अपने प्रतिद्वंदी को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दे दी। हालांकि उसका प्रतिद्वंदी ची संगठन के 7वें स्वर्ग स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति था, जबकि वह केवल एक साधारण व्यक्ति था जो ची को महसूस करने में भी असमर्थ था। उसने एक तरह से खुद ही अपमानित होने का आह्वान किया था। परिणाम स्वरूप बाद में उसे इतनी बुरी तरह पीटा गया कि वह बेहोश हो गया और लगभग मर ही गया। उसे घर भेज दिया गया और इस खबर के कारण लॉन चेन शाही राजधानी में काफी समय तक उपहास का पात्र बना रहा। अपनी आलीशान हवेली छोड़कर लॉन चेन सीधे शाही राजधानी के 100 जड़ी बूटी बाजार गए। ये वह जगह थी जहां हर तरह की बहुमूल्य औषधीय सामग्रियां बेची जाती थीं। इस समय उन्हें औषधीय जड़ी बूटियों के बाजार की स्थिति को समझना था। रास्ते में काफी लोग थे और जब उन्होंने लॉन चेन को पहचाना तो वे उसकी पीठ पीछे उसकी ओर इशारा करने से खुद को रोक नहीं पाए। हालांकि लॉन चेन को इसकी आदत हो चुकी थी, लेकिन साथ ही वह मन ही मन कड़वी मुस्कान लिए मुस्कुराया। उसके अपने पिता ने पूरी बर्बर सीमा को दबा दिया था, जो एक अद्भुत सराहनीय कार्य था जिसने पूरे साम्राज्य की रक्षा की थी। लेकिन इसके बदले उसे क्या मिला? इस मां बेटे की जोड़ी को राजमहल में धमकियों और अपमानजनक निगाहों का सामना करना पड़ा था और लॉन चेन को लगभग पीट-पीट कर मार डाला गया था। इसे प्रायश्चित कैसे माना जा सकता है? उसके पिता द्वारा संरक्षित लोगों के एक समूह ने उसके बेटे को तिरस्कार भरी निगाहों से देखा था। क्या यही उसका प्रायश्चित था? लॉन चेन ने अपने कदम तेज कर दिए। हालांकि उसे इस तरह की घूरती निगाहों से डर नहीं लगता था, फिर भी वह थोड़ा उदास हो जाता था। लेकिन इस समय अचानक लोगों के एक समूह ने उसका रास्ता रोक दिया। अरे, क्या तुम सच में लॉन चेन हो? मैंने सुना था कि तुम्हारी इतनी पिटाई हुई थी कि तुम अपनी मां को भी नहीं पहचान पा रहे थे, तो आज तुम इतने चुस्त दुरुस्त कैसे हो कि बाहर भाग निकले? लॉन चेन के सामने भड़कीले कपड़े पहने एक 16 वर्षीय किशोर 2 गार्डों के साथ खड़ा था और उस पर ताना मार रहा था। ये व्यक्ति भी एक कुलीन परिवार में जन्मा था और उसका नाम लिहाओ था। हालांकि कुलीन वर्ग में उसकी स्थिति उच्च नहीं थी और उसका रुतबा लॉन चेन से अतुलनीय था। आखिरकार फीनिक्स क्राई साम्राज्य में कुलीनता और रुतबा गौण थे, क्योंकि शक्ति ही सर्वोपरि थी। लिहाओ सड़क के ठीक बीच में खड़ा था और अगर लॉन चेन को वहां से गुजरना था तो उसे लिहाओ के ऊपर से ही गुजरना पड़ता। अगर वो पहले वाला लॉन चेन होता तो वो मुड़कर वापस चला जाता, लेकिन आज के लॉन चेन ने लिहाओ को देखा, सिर हिलाया और आह भरी। लोग कहते हैं कि अच्छे से प्रशिक्षित कुत्ते भी रास्ता नहीं रोकते। लगता है तुम कुत्ते के भी बराबर अच्छे नहीं हो। लॉन चेन, लगता है तुम्हें पिछली बार का सबक याद नहीं है। अगर तुम फिर से बुरी तरह पिटना चाहते हो तो चलो मार्शल आर्ट के अखाड़े में मुकाबला करते हैं। लिहाओ के चेहरे के भाव बदल गए और उसने एक बार फिर उसे ताना मारा। इसलिए तो मैंने तुम्हें कुत्ता कहा था। जाओ झू याओयांग के साथ बकवास खाओ। लॉन चेन ने सिर हिलाया। वह इस तरह के व्यक्ति पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता था। उसे अपने काम निपटाने थे, इसलिए वह उसके पास से जाने लगा। लॉन चेन, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। लिहाओ को गुस्सा आ गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि हमेशा डरपोक रहने वाला लॉन चेन इस तरह अड़ियल रवैया अपनाएगा और उसकी तरफ ध्यान तक नहीं देगा। उसने लॉन चेन का रास्ता रोकने के लिए अपनी बाहें फैला दी। लॉन चेन ने थोड़ा सा भौहें चढ़ाई, लेकिन जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, एक व्यक्ति पास आया और लिहाओ को कोसते हुए बोला, लिहाओ, तुम खुद ही मुसीबत मोल ले रहे हो। मेरे भाई को धमकी देने की हिम्मत कैसे करते हो? जो व्यक्ति आया था वह 18 साल का एक बेहद लंबा लड़का था। उसकी लंबाई 7 फीट थी, जो उन दोनों से एक सिर से भी ज्यादा थी। वह देखने में बहुत डरावना लग रहा था। शीफेंग, ये तुम्हारा मामला नहीं है। बेहतर होगा कि तुम इसमें दखल न दो। जब लिहाओ ने शीफेंग को देखा तो वह कमजोर होने के बावजूद भी केवल दिखावा ही कर सका। शीफेंग भी एक कुलीन उत्तराधिकारी था जिसकी स्थिति लगभग उसके समान ही थी, लेकिन शीफेंग एक शक्तिशाली व्यक्ति था जो ची संगठन के 8वें स्वर्ग स्तर तक पहुंच चुका था, जबकि लिहाओ केवल ची संगठन के 3रे स्वर्ग स्तर पर था। इसके अलावा शीफेंग में जन्मजात शक्ति थी, जिसका अर्थ था कि उसके समान पद के लोगों में से केवल कुछ ही लोग उसका मुकाबला कर सकते थे। इसलिए लिहाओ में शीफेंग को चुनौती देने का साहस नहीं था। भाई लॉन चेन, मैंने सुना है कि उस कमीने झू याओयांग ने तुम्हारी पिटाई कर दी। क्या मैं तुम्हारा गुस्सा निकालने में तुम्हारी मदद करूं? शीफेंग ने लॉन चेन की ओर देखा और उसका चेहरा गुस्से से भर गया। लॉन चेन ने अपने सामने खड़े उस विशालकाय व्यक्ति को देखा और उसके दिल में एक अजीब सी गर्माहट सी महसूस हुई। शाही राजधानी में शीफेंग ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जो उसे अपना भाई मानता था। नहीं, धन्यवाद, मैं अपने दुश्मनों का बदला खुद ले लूंगा। आप चिंता न करें। लॉन चेन ने हल्के से हंसते हुए शीफेंग के कंधे पर थपथपाया। जब शीफेंग ने लॉन चेन को ये कहते सुना तो उसने सोचा कि लॉन चेन शायद अपनी छवि को लेकर चिंतित होगा, इसलिए उसने इस मुद्दे को दोबारा नहीं उठाया। चलो चलते हैं, मेरे साथ सैर पर आओ, लॉन चेन ने मुस्कुराते हुए कहा और वह शीफेंग को सैर के लिए ले गया।
जब ली हाओ ने देखा कि वे दोनों उसे हवा के समान समझते हैं, तो वह गुस्से से बड़बड़ाए बिना नहीं रह सका। लॉन चेन, तुम छोटे कमीने, अगर हिम्मत है तो मुझसे द्वंद्व युद्ध करो। वे अभी कुछ ही कदम चले थे कि ली हाओ ने ये कहा और वे रुक गए। लॉन चेन की आंखों की गहराई से एक तीव्र हत्यारा इरादा झलक रहा था और उसने धीरे-धीरे अपना सिर घुमाया। क्या तुम मुझसे द्वंद्व युद्ध करना चाहते हो? लॉन चेन की आवाज बेहद ठंडी थी। उसके मुंह से निकला हर शब्द बर्फ के टुकड़ों की तरह था, जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ली हाओ कभी रोक नहीं पाया। किसी कारणवश उसे लगा कि आज का लॉन चेन कुछ अलग है, लेकिन उसने बड़ी-बड़ी बातें तो कर ही दी थी, इसलिए अगर वह कायरतापूर्ण व्यवहार करता, तो वह पूरी राजधानी में हंसी का पात्र बन जाता। इसके अलावा वो लॉन चेन को बार-बार परेशान करने का आदी हो चुका था, इसलिए उन अनुभवों के कारण उसने अपने दिल में उठने वाले थोड़े से डर को नजरअंदाज कर दिया। बुरा नहीं है, क्या तुम द्वंद्व युद्ध स्वीकार करने की हिम्मत करते हो? ली हाओ ने ऊंची आवाज में उपहास किया। कुछ देर सोचने के बाद लॉन चेन ने कहा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इसमें कुछ रोमांच जोड़ना चाहता हूँ। दांव बढ़ा रहे हो? हाँ, तुम्हारा लॉन परिवार तो खुद का पेट भरने में भी असमर्थ है। दांव के तौर पर तुम क्या निकालोगे? तुम अपने परिवार की संपत्ति का इस्तेमाल कर सकते हो या फिर मेरे गुलाम बन जाओ। ली हाओ ने ठंडे लहजे में उपहास किया। हालांकि उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि लॉन चेन के होठों के कोने में एक निर्मम मुस्कान थी जिसमें कुछ छिपे हुए इरादे प्रतीत होते थे। भाई शी, क्या आप मुझे अपनी युद्ध तलवार उधार दे सकते हैं? लॉन चेन ने पूछा। इसे ले। शी फैंग को अपनी तलवार से अलग होने में कुछ हद तक अनिच्छा तो थी, लेकिन फिर भी उसने अपनी तलवार सौंप दी। लॉन चेन ने सिर हिलाया और चुपचाप इस एहसान को अपने मन में दर्ज कर लिया। ली हाओ से उसने कहा, ये तलवार बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन फिर भी 8000 सोने के सिक्कों के बराबर है। आज के लिए मैं इसे 5000 सोने के सिक्के मान लेता हूँ। अगर तुम जीतते हो तो तलवार ले लो, लेकिन अगर हारते हो तो तुम्हें मुझे 5000 सोने के सिक्के देने होंगे। कैसा रहेगा? ली हाओ का दिल कांप उठा। शी फैंग की तलवार बेहतरीन गुणवत्ता वाले स्टील से बनी थी और एक कुशल कारीगर द्वारा गढ़ी गई थी। इसकी कीमत निश्चित रूप से कम 8000 सोने के सिक्कों के बराबर थी। आज तो इस बेवकूफ लॉन चेन ने सचमुच ऐसी चीज को शर्त के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला कर लिया। ली हाओ तो मन ही मन खूब हंस रहा था। उसने एक बार फिर उपहास उड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, अगर कोई हार जाता है तो क्या वह शर्त से मुकर जाएगा? चिंता मत करो, मैं शी फैंग इसकी गारंटी देता हूँ। शी फैंग ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। अच्छा, तो चलिए मार्शल अखाड़े में जाकर अनुबंध पर हस्ताक्षर करते हैं। अगर आज मैंने तुम्हारी बुरी तरह पिटाई नहीं की तो भविष्य में मैं ली हाओ नहीं रहूंगा। ली हाओ अत्यधिक उत्साह से भरे स्वर में ये बात कह रहा था। लॉन चेन का चेहरा अब भी शांत था, हालांकि उसकी आंखों में कुछ अंधेरा झलक रहा था। ली हाओ जो याओ या के प्यादों में से एक था, इसलिए लॉन चेन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन आजकल वे लगातार उसके खिलाफ साजिश रच रहे थे। आखिर यह किस तरह की गुप्त साजिश थी? हालांकि साजिश चाहे जैसी भी हो, सच्चाई एक दिन जरूर सामने आ जाएगी। लॉन चेन सीधे शाही राजधानी के बाहर स्थित मार्शल आर्ट अखाड़े की ओर चल पड़ा। अध्याय 3, उसका तीखा स्वभाव प्रकट होना। फीनिक्स फ्राई साम्राज्य में युद्ध संबंधी रीति रिवाज बहुत प्रचलित थे, इसलिए कुछ विवाद अपरिहार्य थे। अतः शाही राजधानी के बाहर एक ऐसा मंच बनाया गया था जहां लोग अपने व्यक्तिगत मतभेदों को सुलझा सके। जब तक दोनों पक्ष मार्शल एरिना अनुबंध पर सहमत होकर हस्ताक्षर कर देते हैं, तब मार्शल एरिना में प्रवेश करने के बाद भले ही वे अपने प्रतिद्वंद्वी को मार डालें, उन्हें शाही राजधानी से कोई दंड नहीं मिलेगा। आम दिनों में ये जगह चहल पहल से भरी रहती थी और आज भी ऐसा ही था। हालांकि कुछ मैच खत्म होने के बाद दो युवक मंच पर चढ़ गए और हंगामा खड़ा कर दिया। क्या वह व्यक्ति लॉन चेन नहीं है? वह यहाँ क्यों आएगा? हाँ, कल उसे लगभग पीट कर मार डाला गया था। क्या यह अजीब नहीं है कि वह आज यहाँ है? मुझे यकीन है कि वह अब जीना नहीं चाहता और चाहता है कि कोई उसे पीट कर मार डाले। उनके पिता लॉन त्यानिक्सियाओ को सीमा दमन मार्क्विस कहा जा सकता है और वे इस पीढ़ी के सैन्य देवता थे, लेकिन उन्हें सैन्य देवता की उपाधि देने वाले लोग वे गरीब लोग थे जिन्हें युद्धों और संघर्षों से गुजरना पड़ा था। राजमहल की राजधानी जो धनी लोगों से भरी हुई थी, में सभी लोग शांति और समृद्धि से जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए आम परिवार में जन्मे लॉन त्यानचियाओ को लोग अपने बराबर नहीं समझते थे। इसी कारण राजमहल की पूरी राजधानी में केवल कुछ ही लोग लॉन चेन का सम्मान करते थे। लॉन चेन, तुम निकम्मे, वापस क्यों आए? क्या तुम बेवजह ही सारा समय बर्बाद नहीं कर रहे हो? तुम्हारी मार्शल आर्ट कौन देखना चाहेगा? जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। हाँ, अगर तुम आत्महत्या करना चाहते हो तो ऐसी जगह ढूंढो जहाँ लोग न हो। कोई भी ऐसे निकम्मे इंसान को देखना नहीं चाहता, इसलिए हमारा समय बर्बाद करना बंद करो। पल भर में सैकड़ों लोगों के दर्शक जोर जोर से गालियां देने लगे। उनमें से किसी ने भी लॉन चेन के प्रति अपनी घृणा नहीं छिपाई। हालांकि कुछ दूरी पर एक साधारण से कोने में घूंघट ओढ़े दो युवतियां उसे बड़ी उत्सुकता से देख रही थी। बहन, क्या वह तुम्हारा मंगेतर है? वह इतना कमजोर क्यों लग रहा है? उसके शरीर में जरा सी भी हलचल नहीं है, एक युवती ने निराशा से कहा। अगर पापा इतने स्वार्थी न होते तो मेरी शादी तब तय न करते जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। ये तो सच में बहुत परेशान करने वाली बात है, दूसरी लड़की ने जवाब दिया। मार्शल आर्ट के अखाड़े में लॉन चेन ने उन दो युवतियों पर ध्यान तक नहीं दिया जो उस पर नजर रख रही थी, और न ही उसने भीड़ के उपहास का कोई जवाब दिया। वह बस उदासीनता से ली हाओ को देखता रहा। ली हाओ ने लोगों के हंगामे की ओर इशारा करते हुए व्यंग्य किया, देखा, तुम एक अवांछित कचरे का टुकड़ा हो, और अगर तुम समझदार होते तो अपना सिर फोड़कर मर जाते। लॉन चेन उसे उदासीनता से घूरता रहा, एक शब्द भी नहीं बोला। डोन, एक घंटी की आवाज गूंजी जो द्वंद्व युद्ध के प्रारंभ का संकेत थी। जब वह घंटी बजी तो जीवन और मृत्यु के बीच एक पतली रेखा का फासला रह गया। घंटी बजने से पहले शोर मचा रही भीड़ शांत हो गई। आखिरकार ये जीवन और मृत्यु का संघर्ष था। भला कौन जानेगा कि कब किसी की जान चली जाएगी। बहन, तुम्हारे इस मंगेतर की साधना शक्ति तो न के बराबर है, जबकि उसका प्रतिद्वंदी ची संगठन के तीसरे स्वर्ग स्तर पर है। क्या तुम्हें चिंता नहीं होती? युवती ने पूछा। मुझे चिंता करने का क्या फायदा? उसका मरना ठीक है, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी युवती ने बेपरवाही से नाक सिकुड़ी, लेकिन ये शब्द कहते ही उसने एक बेहद अजीब और प्राचीन रेशमी जाल निकाल लिया था। ही, यह मत कहो कि तुम्हें परवाह नहीं है, तुमने तो अपना शस्त्र निकाल लिया है। लगता है तुम्हें अभी भी परवाह है, और तुम्हें पता है भले ही उसकी साधना प्रतिभा बेकार हो, पर वह दिखने में इतना बुरा नहीं है। कैसा रहेगा अगर तुम उसे नहीं चाहती तो उसे मुझे दे दो। दूसरी युवती ने हंसते हुए मजाक किया। कोई व्यक्ति तुम्हें यूं ही कैसे मिल सकता है? अगर तुम्हें वह पसंद है तो मेरे शादी के प्रस्ताव को रद्द करने का इंतजार करो, उसके बाद तुम जो चाहो कर सकती हो। दूसरी महिला ने गुस्से से जवाब दिया। ही, मार्शल आर्ट के अखाड़े में लॉन चेन शुरू से अंत तक पानी की तरह शांत रहा। कल के उसके गुस्से से दांत पीसते हुए रूप की तुलना में वह बिल्कुल अलग व्यक्ति लग रहा था। लॉन चेन, मौत करीब देखकर तुम अचानक शांत हो गए। चिंता मत करो, तुमने जो दांव लगाया है उसके चलते मैं आज तुम्हें पीट कर नहीं मारूंगा। ली हाओ बेहद घमंडी और आत्मविश्वासी था। तुम तो बहुत बकवास करते हो, जल्दी करो और मुझसे भिड़ो, मुझे अभी और भी काम करने हैं। लॉन चेन ने थोड़ी अधीरता से जवाब दिया। क्योंकि पूरा दर्शक वर्ग एकदम शांत था, इसलिए लॉन चेन का हर एक शब्द भीड़ के कानों तक पहुंच गया, और पलक झपकते ही मार्शल अखाड़े को देख रहे सभी लोग उपहास और उपहास से भर उठे। ली हाओ, तुम अब तक किस बात का इंतजार कर रहे हो? जल्दी करो और इस बच्चे को पीट कर मार डालो, ये हमें बहुत शर्मिंदा कर रहा है। वहां मौजूद कुछ लोगों ने ली हाओ को पहचान लिया, इसलिए उन्होंने उसे पुकारा। ली हाओ के चेहरे पर एक ठंडी व्यंग्य भरी मुस्कान आ गई, और वह अब जरा भी संकोच नहीं कर रहा था। उसकी ची संगठन की तीसरी स्वर्गीय अवस्था की शक्ति पूरी तरह से फूट पड़ी।
उसने अपना पैर मार्शल अखाड़े पर हल्का सा दबाया और तुरंत लॉन चेन की ओर झपटा, मुंह से उस पर प्रहार किया। जब ली हाओ ने हमला शुरू किया तो नीचे मौजूद वीर जयकारे लगाने लगी। उस समय ली हाओ का रूप बेहद आकर्षक और सुंदर लग रहा था। शानदार हमला, ये विन सेट ट्री फिस्ट है। कुछ लोगों ने इस कदम को पहचान लिया और जयकारे लगाए। हालांकि दूर खड़ी दोनों युवतियों के चेहरे पर तिरस्कार और उपहास के भाव साफ झलक रहे थे। लॉन चेन ने भी इसी तरह उपहास किया। इस तरह की मूर्खतापूर्ण चाल, गलतियों से भरी हुई, को अभी भी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। मुक्का उसकी ओर तेजी से बढ़ रहा था और उसके पास आते ही तेज हवा सीटी बजाती हुई निकली, लेकिन लॉन चेन ने मानो इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं किया और एक इंच भी नहीं हिला। हाँ, इस निकम्मे को तो चकमा देना भी नहीं आता, मंच के नीचे खड़े कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वह उपहासपूर्ण टिप्पणी चिल्लाकर कही गई, ली हाओ की मुट्ठी लॉन चेन के चेहरे से महज 1 इंच की दूरी पर आकर रुक गई। पहले मजाक उड़ा रही भीड़ अचानक पूरी तरह शांत हो गई। उन्होंने देखा कि लॉन चेन के एक पैर ने आगे बढ़कर ली हाओ के पैरों के बीच के हिस्से पर जोरदार लात मारी थी। पहले खुशी से चमकते और आकर्षक दिख रहे ली हाओ का चेहरा बैंगनी बैंगन जैसा लाल हो गया था। लॉन चेन की लात से उन्हें स्पष्ट रूप से असहनीय दर्द हुआ था, जिससे उनके चेहरे के हाव भाव बिगड़ गए थे और वे हिल-डुल भी नहीं पा रहे थे। हालांकि दर्द के मारे वह हिल भी न पा रहा हो, पर लॉन चेन हिल सकता था। बस इस थोड़े से विराम में लॉन चेन ने ली हाओ के बाल पकड़े और जोर से खींचते हुए अपने घुटने से भी जोरदार लात मारी। स्लैम स्लैम स्लैम। लॉन चेन ने बेहद ताजगी भरे अंदाज में और थोड़े ही समय में अपने करतब पूरे किए और उनके दमदार और तेज लयबद्ध करतबों ने लोगों को एक बेहद रोमांचक प्रदर्शन दिया। ली हाओ के शरीर से हड्डियों के टूटने की भयावह आवाज निकली। उसकी नाक बुरी तरह धंस गई थी, पूरा चेहरा खून से लथपथ था और वह बेहोश हो चुका था। एक पल के लिए भीड़ में से एक भी आवाज सुनाई नहीं दी। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि ची संघनन के तीसरे स्वर्ग स्तर का एक शक्तिशाली व्यक्ति बिना किसी साधना स्तर वाले एक साधारण व्यक्ति से इतनी जल्दी हार जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इसे बेहद साफ सुथरे और कारगर तरीके से अंजाम दिया था। इस तरह का नतीजा उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा था जो उनका मजाक उड़ा रहे थे। दूर खड़ी दो युवतियां भी पूरी तरह से स्तब्ध रह गईं। ली हाओ उनके लिए कुछ भी नहीं था और वे उसे अपने हाथों के एक इशारे से आसानी से मार सकती थी। लेकिन लॉन चेन उनसे अलग था। शुरुआत से ही लॉन चेन ने आध्यात्मिक ऊर्जा का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया था और ली हाओ को हराने के लिए उसने पूरी तरह से एक साधारण व्यक्ति की क्षमताओं पर भरोसा किया था। लॉन चेन जीत गई। मंच के नीचे बैठे एक बुजुर्ग व्यक्ति की आवाज आई, जो अक्सर मार्शल आर्ट के अखाड़े और उसके पंजीकरण का प्रभारी होता था। लॉन चेन का पेट कई बार तेजी से गुड़गुड़ाने लगा और बड़ी दृढ़ता से उसने अपने भीतर उठ रही हत्या की इच्छा को रोका। अभी लोगों को मारने का समय नहीं था। वह इतने लंबे समय से दमन झेल रहा था और अब जब उसका गुस्सा फूट पड़ा था तो उसे रोकना उसके लिए मुश्किल था। लेकिन दुनिया की नजर में लॉन चेन की हरकतें मानो उसकी कमजोरी और बेबसी से भरी हुई लग रही थी। लॉन चेन मंच से उतरकर उस बुजुर्ग व्यक्ति के पास गया और उससे वह तलवार प्राप्त की जिसका उपयोग उसने दांव के रूप में किया था। साथ ही क्रिस्टल कार्ड भी लिया जिस पर 5000 सोने के सिक्के थे। यहाँ के नियमों में ये कहा गया था कि उन्हें मैच से पहले रेफरी को दांव सौंपने होंगे ताकि ये दिखाया जा सके कि यह निष्पक्ष था और साथ ही लड़ाई के दौरान किसी के भी पीछे हटने की संभावना कम हो सके। मार्शल तलवार प्राप्त करने के बाद लॉन चेन ने उसे सीधे शी फैन को लौटा दिया। क्रिस्टल कार्ड को अपने वस्त्रों में रखते हुए वह थोड़ा उत्साहित हो गया। हालांकि 5000 सोने के सिक्के बहुत ज्यादा नहीं थे, लेकिन इससे उनके परिवार की दयनीय स्थिति में कुछ हद तक सुधार हो सकता था। साम्राज्य से उन्हें लंबे समय से कोई भत्ता नहीं मिला था और आजकल लॉन परिवार उस स्थिति की ओर तेजी से बढ़ रहा था जहां वे ठीक से भोजन भी नहीं कर सकते थे। असंख्य लोगों की निगाहों के बीच वे दोनों धीरे धीरे चले गए। दोनों युवतियों ने लॉन चेन को जाते हुए देखा और उसके तुरंत बाद वे भी गायब हो गई। लॉन चेन द्वारा ली हाओ को हराने की खबर तेजी से फैलती चली गई। देखते ही देखते पूरी राजधानी को इसकी जानकारी मिल गई। इस खबर ने अनगिनत लोगों को हैरान कर दिया। आखिर मार्शल आर्ट का अभ्यास न कर पाने वाला एक साधारण सा प्राणी इतना शक्तिशाली कैसे बन सकता है? लेकिन इतने सारे लोगों द्वारा इसे व्यक्तिगत रूप से देखने के साथ साथ यह खबर मिलने के बावजूद कि ली हाओ को वापस उसकी जागीर में ले जाना पड़ा, फिर भी काफी लोग इसे पूरी तरह से स्वीकार करने में असमर्थ थे। लॉन चेन अपनी कमाई शी फैन के साथ बांटना चाहता था, लेकिन शी फैन बिल्कुल भी तैयार नहीं था। अंत में उसने जल्दी से बहाना बनाया कि उसे कुछ काम है और वहां से चला गया। उसने लॉन चेन से ये भी नहीं पूछा कि वह अचानक इतना शक्तिशाली कैसे हो गया। इस उपकार को मन में संजोए हुए लॉन चेन सीधे जड़ी बूटी बाजार गया। बाजार में प्रवेश करते ही लॉन चेन ने वहां की औषधीय सामग्रियों की सूची मांगी। उस पर विभिन्न औषधीय सामग्रियों के नाम और कीमतों का स्पष्ट विवरण दर्ज था। लॉन चेन ने फेंफू गोली बनाने के लिए आवश्यक अधिकांश औषधीय सामग्रियां देखी। सौभाग्य से फेंफू गोली की औषधीय सामग्रियां विशेष रूप से दुर्लभ नहीं थी, लेकिन कीमत देखकर लॉन चेन का दिल मानो खून से तर हो गया। उसके पास मौजूद सोने के सिक्के केवल 3 भाग औषधीय सामग्री खरीदने के लिए ही पर्याप्त थे, लेकिन वह इन औषधीय सामग्रियों पर सारा पैसा खर्च नहीं कर सकता था क्योंकि उसे शोधन के लिए एक औषधीय भट्टी और कुछ अन्य अतिरिक्त औषधीय सामग्रियां भी खरीदनी थी। उसके पास जो थोड़े से सोने के सिक्के थे वे जलती हुई गाड़ी को बुझाने के लिए एक गिलास पानी के समान थे। हालांकि इसे न खरीदना भी अस्वीकार्य था, इसलिए लॉन चेन ने दांत पीसकर 1200 सोने के सिक्के खर्च करके सबसे घटिया गुणवत्ता की एक कांसे की भट्टी खरीदी। उसने फेंफू गोली के लिए औषधीय सामग्रियों का एक सेट और ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पाउडर के लिए भी बड़ी मात्रा में औषधीय सामग्रियां खरीदी। जब लॉन चेन जड़ी बूटी बाजार से निकला तब उसके क्रिस्टल कार्ड में केवल 500 सोने के सिक्के बचे थे। घर लौटने के बाद लॉन चेन सीधे अपने कमरे में चला गया। उसने दरवाजा मजबूती से बंद कर लिया और बाउएर को आदेश दिया कि वह सबको बता दे कि उसे परेशान न किया जाए। उसे पता था कि उसकी मां को पता चल जाएगा कि वह एक बार फिर मार्शल आर्ट प्रतियोगिता में भाग लेने गया है। मां के चिंतित होने के डर से उसने जानबूझकर बाउएर को उसे रोकने के लिए कहा। वैसे भी उसे कुछ नहीं हुआ था और उसकी मां को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए थी। इस समय उसे अपनी शक्ति को तेजी से बढ़ाने के लिए हर मिनट के हर सेकंड का सदुपयोग करना था। उसे यकीन था कि लॉन परिवार की मौजूदा समस्या उतनी सरल नहीं थी जितनी दिख रही थी और उसे एक संकट के आने का आभास हो रहा था। लॉन चेन के शरीर में आध्यात्मिक ऊर्जा गतिमान हो उठी और उसके हाथ में ज्वाला का एक गुच्छा प्रकट हुआ। ये एक औषधि साधक की संवर्धित औषधि ज्वाला थी, लेकिन जब लॉन चेन ने ज्वाला के इस गोले को देखा तो वह समझ नहीं पा रहा था कि हंसे या रोए। ये ज्वाला बहुत ही कमजोर थी। औषधि ज्वाला औषधि साधक की आध्यात्मिक ऊर्जा से बनी थी और विशेष प्रक्रियाओं द्वारा इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वाला में संघनित किया गया था। हालांकि वर्तमान में लॉन चेन की औषधि ज्वाला का तापमान अन्य सामान्य औषधि ज्वालाओं की तुलना में भी अत्यंत कम था। इसके अलावा लॉन चेन ने पाया कि अपने डेंटियन के समर्थन के बिना वह पिल फ्लेम को 1/4 घंटे से अधिक समय तक बनाए नहीं रख सकता था, जो औषधीय गोलियां बनाने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लॉन चेन ने कड़वी मुस्कान दी। हालांकि सौभाग्य से उसके पास एक बैकअप योजना थी, जो कि ऊर्जा पुनर्प्राप्ति पाउडर को परिष्कृत करना था। उसने औषधीय सामग्री को भट्टी में डाला और एक एक करके उन्हें परिष्कृत किया। इस बार उसने अपनी पिल फ्लेम का उपयोग नहीं किया, बल्कि लकड़ी की सामान्य आग का इस्तेमाल किया। जब सभी औषधीय सामग्री को परिष्कृत कर लिया गया तो उसने उन्हें ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल बनाने के लिए पानी के एक जग में डाल दिया और थोड़ी देर आराम करने के बाद लॉन चेन ने गहरी सांस ली और आधिकारिक तौर पर फेंफू गोली को परिष्कृत करना शुरू करने के लिए खुद को तैयार किया। फेंफू गर्दन के पिछले हिस्से पर स्थित एक पंच बिंदु है। फैन इक्वल्स हवा, जबकि फू किसी ऐसी जगह को संदर्भित करता है जो किसी चीज को नियंत्रित करती है। नाम का अर्थ है कि वह स्थान वह बिंदु है जहां शरीर के भीतर सांस के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है। अध्याय 4 फेंफू तारे का संघनन। 9 yin घास परिष्करण पूर्ण। 8 ड्रैगन रूट परिष्करण पूर्ण।
फ्लेम सीड शोधन प्रक्रिया पूरी हुई। 30 से अधिक प्रकार की औषधीय जड़ी बूटियों को एक एक करके परिष्कृत किया गया, जिसमें लॉन्च चेन का 2 घंटे से अधिक का समय लगा और वह पसीने से तरबतर हो गया। दवा बनाने की प्रक्रिया दवा का काढ़ा तैयार करने जैसी नहीं थी। प्रत्येक औषधीय जड़ी बूटी का सार निकालना आवश्यक था, साथ ही अशुद्धियों को हटाकर पाउडर बनाना भी जरूरी था। हालांकि लॉन्च चेन के हाथ में मौजूद लौ की गुणवत्ता बहुत ही घटिया थी और परिष्कृत पाउडर में अभी भी बहुत सारी अशुद्धियां मौजूद थी जो आदर्श नहीं थी। फिर भी यही एकमात्र तरीका था जो उसके पास उपलब्ध था। सबसे पहले तो लॉन्च चेन की साधना शक्ति न के बराबर थी और इसलिए उसके पास फ्लेम को बनाए रखने के लिए आवश्यक ताकत नहीं थी, जिससे उसकी शक्ति कमजोर हो गई। दूसरी बात यह है कि फिलहाल लॉन्च चेन के पास किसी दूसरी ज्वाला को वश में करने का अवसर या क्षमता नहीं थी, इसलिए वह केवल उसी से संतुष्ट हो सकता था जो उसके पास था। लेकिन रसायन विद्या की विधियों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए न केवल एक मजबूत फ्लेम की आवश्यकता थी, बल्कि शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा की भी आवश्यकता थी और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता एक अत्यंत शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति थी। बाकी 2 शर्तें इतनी कठिन नहीं थी। जहां तक फ्लेम की बात है, यदि आप सभी आवश्यक तैयारियां कर लें, तो आप अग्नितत्व वाले किसी जादुई जीव को पकड़ सकते हैं और धीरे-धीरे उसे पालतू जानवर की तरह वश में कर सकते हैं। उस जादुई जीव की ज्वाला का उपयोग करके आप उसे वश में कर सकते हैं और उसे विकसित करके अपनी ज्वाला बना सकते हैं। 99% से अधिक कुशल रसायन शास्त्री पशु ज्वालाओं का उपयोग करते थे। केवल मुट्ठी भर लोग, जिनके पास अत्यंत प्राचीन काल से शक्तिशाली शक्तियों की विरासत थी, वे ही स्वर्ग और पृथ्वी में पाई जाने वाली उन अत्यंत रहस्यमय और आध्यात्मिक आत्मा ज्वालाओं को नियंत्रित कर सकते थे। स्पिरिट फ्लेम ऐसी ज्वालाएं थी जिनमें अपनी आत्मा होती थी और लॉन्च चेन की यादों के अनुसार उसने पहले एक अत्यंत शक्तिशाली स्पिरिट फ्लेम को नियंत्रित किया था। लेकिन चाहे अतीत में वह कितना भी शक्तिशाली रहा हो, फिलहाल वह इस बेकार सी लौ का इस्तेमाल केवल अपनी दवाइयां बनाने के लिए ही कर सकता था। आखिरकार उसकी यादों में बसी चीजें ऐसी नहीं थी जिन्हें वह निकाल सके। पर्याप्त आराम करने के बाद लॉन्च चेन ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ में एक मोमबत्ती रखी और उसमें से पीली लौ निकलने लगी। बुरा नहीं है, कुछ सुधारों के बाद लौ की तीव्रता थोड़ी बढ़ गई है। खैर, कुछ न होने से तो बेहतर ही है। लगातार 7 अलग-अलग औषधियों के सार को परिष्कृत करने के बाद उसने उन्हें भट्टी में डाल दिया। उसकी आध्यात्मिक शक्ति का विस्फोट हुआ और लॉन्च चेन के हाथ में लौ अचानक तेज हो गई। पहले की तुलना में अब ये कई गुना अधिक शक्तिशाली थी। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके लौ को सहारा देना, अगर दूसरे रसायन शास्त्री इसे देख लें तो क्या वे सदमे से मर नहीं जाएंगे? लॉन्च चेन ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। किसी भी औषधि को बनाने की प्रक्रिया में आध्यात्मिक शक्ति ही आधार थी। औषधि बनाते समय तापमान को नियंत्रित करने के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती थी। यदि तापमान में जरा सा भी विचलन होता तो सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती और अंत में आपके हाथ में केवल राख का ढेर ही बचता। इसके अलावा यदि औषधि में औषधीय शक्ति बहुत अधिक होती तो भट्टी में विस्फोट भी हो सकता था। अधिकांश रसायन शास्त्री शोधन प्रक्रिया के आरंभ में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का प्रयोग नहीं करते। वे इसका प्रयोग केवल अंतिम चरणों में करते हैं, जब गोली आकार लेने ही वाली होती है, ताकि ज्वाला की शक्ति को बहुत सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जा सके। आखिरकार गोली के निर्माण का वह समय सबसे महत्वपूर्ण था। उस समय लौ का तापमान लगातार बदलता रहता था, कभी अधिक तो कभी कम, और ऐसा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति की बहुत अधिक खपत आवश्यक थी। यदि उस समय तक रसायन शास्त्री की आध्यात्मिक शक्ति समाप्त हो चुकी होती तो गोलियों की भट्टी को बेकार ही माना जा सकता था। हालांकि लॉन्च चेन ने वास्तव में शोधन प्रक्रिया की शुरुआत में ही अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना शुरू कर दिया था। इसके अलावा उसने इस बहुमूल्य आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग केवल ज्वाला की शक्ति बढ़ाने के लिए किया, मानो इसे लकड़ी की तरह इस्तेमाल कर रहा हो। कोई भी रसायनज्ञ ऐसा करने पर उस पर क्रोधित होकर उसे कोसता। भले ही कोई कितना भी लापरवाह और फिजूल खर्ची करने वाला क्यों न हो, कोई भी इस तरह से खर्च नहीं करेगा। लेकिन लॉन्च चेन चिंतित नहीं था। उसकी यादों के अनुसार उसकी आध्यात्मिक शक्ति साधारण रसायन शास्त्रियों की तुलना में पहले से ही काफी थी। औषधि संवर्धनकर्ताओं के पद थे औषधि प्रशिक्षु, औषधि विशेषज्ञ, औषधि स्वामी, औषधि राजा, औषधि सम्राट, औषधि पूर्वज, औषधि पूजनीय, औषधि संत और औषधि संप्रभु। फैंगफू की गोली प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली थी और आमतौर पर गोली बनाने वाले साधक जो गोली बनाने के प्रशिक्षु के पद तक पहुंच चुके थे, वे प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली का निर्माण कर सकते थे। लॉन्च चेन की वर्तमान यादों में एक पिन सॉवरेन की यादें भी शामिल थी, इसलिए वह अपनी वर्तमान क्षमताओं से पूरी तरह अवगत था। जब लॉन्च चेन जागा तो उसकी आध्यात्मिक शक्ति पहले की तुलना में असामान्य रूप से मजबूत हो गई थी, इसलिए लॉन्च चेन अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस तरह से उपयोग करने के योग्य था। लॉन्च चेन के सामने स्थित दवा बनाने वाली भट्टी हल्की सी कांप उठी, जिससे हल्की सी भिनभिनाहट की आवाज आई। हे, आग की शक्ति बढ़ाने से गति में काफी वृद्धि हुई है। उसने जल्दी से भट्टी में 3 और औषधीय सामग्रियां डाल दी। हालांकि इस समय लॉन्च चेन के माथे पर पहले से ही पसीना आ रहा था। जल्दी से एक स्ट्रॉ निकालकर उसने उसका एक सिरा एनर्जी रिकवरी लिक्विड से भरे दवा के जार में डाला और झटपट एक घूंट पी लिया। जब ऊर्जा पुनर्प्राप्ति तरल उसके पेट में पहुंचा तो उसके पूरे शरीर के क्षेत्र खुल गए और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से अवशोषित करने लगे। उसकी लगभग समाप्त हो चुकी आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से पुनः प्राप्त हो गई। ये वही था जो लॉन्च चेन ने पहले से तैयार कर रखा था। इसके बिना उसके लिए फैंगफू गोली बनाना असंभव था। उसकी वर्तमान क्षमता को देखते हुए अगर वह बिना किसी सहायता के अकेले गोली बना भी ले तो यह एक मजाक ही होगा। अपने मुंह में स्ट्रॉ लगाए हुए वह समय समय पर एनर्जी रिकवरी लिक्विड का एक और घूंट पीता था ताकि उसके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा फिर से भर जाए। लॉन्च चेन की आध्यात्मिक ऊर्जा पुनः भर जाने के साथ ही उसकी आध्यात्मिक शक्ति अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई और 2 दिन बाद ही लॉन्च चेन को थोड़ी थकान महसूस होने लगी। यह इस बात का संकेत था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। हालांकि इस समय तक औषधीय तत्व भट्टी में समा चुके थे, इसलिए केवल अंतिम रूप देना ही बाकी था। औषधीय सुगंध भी हवा में फैलने लगी थी। हालांकि लॉन्च चेन की धारणा थी कि प्रथम श्रेणी की औषधीय गोली को बनाना इतना आसान है कि आंखें बंद करके भी किया जा सकता है, लेकिन वर्तमान में वह अपने अतीत के उस महान औषधि स्वामी से बिल्कुल अलग था। उसका भाग्य पूरी तरह बदल चुका था और यह कहना कि वह घबराया हुआ नहीं था झूठ होगा। भनभनाहट। अचानक दवा बनाने वाली भट्टी का अंदरूनी भाग कंपन करने लगा और उससे लगातार भिनभिनाहट की आवाजें आने लगी। दवा बनाने वाली भट्टी के अंदर की ऊर्जा भी अनियंत्रित होने लगी। लॉन्च चेन जरा भी घबराया नहीं, बल्कि इसके विपरीत वह मुस्कुराने लगा। ये गोली के बनने का संकेत था और साथ ही शोधन का सबसे महत्वपूर्ण समय भी। उसकी आध्यात्मिक शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई थी, उसमें जरा भी शेष शक्ति नहीं बची थी। उसके हाथ में जलती लौ अचानक भड़क उठी और एक अलौकिक शक्ति ने पूरी दवा बनाने वाली भट्टी को कसकर बंद कर दिया। इस तकनीक को स्वर्ग सील पृथ्वी लॉक कहा जाता था और यह उसने अपनी यादों से उत्पन्न की थी। इसका उपयोग दवाइयों के विस्फोट और भट्टी के विस्फोट को रोकने के लिए किया जाता था। इसके अलावा ये तकनीक बहुत ही व्यावहारिक थी और कम से कम समय में दवा की ऊर्जा को गोली बनाने वाली भट्टी के अंदर सील कर सकती थी, जिससे बहुत कम मात्रा में ऊर्जा बाहर निकल पाती थी। सामान्य रसायन शास्त्री ऐसा अंतिम चरण में करते थे क्योंकि जब औषधीय गोली अनियंत्रित हो जाती थी तो अधिक सौम्य क्रिया करके इसे स्थिर करना संभव था। हालांकि ऐसा करने से खतरा काफी हद तक कम हो जाएगा, लेकिन औषधीय गुणों का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो जाएगा और इसलिए दवा की गोली की गुणवत्ता केवल साधारण ही रहेगी। टकराना। लॉन्च चेन की आध्यात्मिक शक्ति के पूरी तरह दब जाने के बाद औषधि भट्टी से एक धीमी सी आवाज निकली। उसके बाद सब कुछ शांत हो गया। दवा बनाने की भट्टी में सन्नाटा छा चुका था। लॉन्च चेन की सांस फूलने लगी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया था और उसे इतना चक्कर आ रहा था कि मानो आसमान घूम रहा हो। जब उसकी तबीयत थोड़ी बेहतर हुई तो उसने उत्साह से भट्टी खोली।
5 बेहद गोल गोलियां निकालते समय उसके हाथ कांप रहे थे। उन्हें हाथ में पकड़ते ही एक तेज औषधीय सुगंध पूरे कमरे में फैल गई। 2 घटिया गोलियां और 3 बेकार गोलियां। छी, ये बात जोर से कहने पर मेरी इतनी बेइज्जती हो रही है कि मैं मर ही जाऊं। लॉन चेन के चेहरे पर उत्साह साफ झलक रहा था, लेकिन फिर भी उसने आह भरी। कुछ देर तक खाली निगाहों से घूरते हुए वह हंसे बिना नहीं रह सका। उसके मन में एक पिल सॉवरेन से जुड़ी जीवन भर की यादें और उसकी वर्तमान यादें एक साथ उमड़ रही थी। जाहिर है, वह पिल सॉवरेन सचमुच हद से ज्यादा घमंडी था। हालांकि उसे खुद अपनी इज्जत खोने की कोई परवाह नहीं थी और उसने जल्दबाजी में अपने हाथ में मौजूद गोलियों का सावधानीपूर्वक परीक्षण किया। 2 साधारण सी गोल दवा की गोलियां थीं, जिनकी आकृति पूरी तरह गोल थी और उनकी सुगंध हवा में फैली हुई थी। उस सुगंध से मन तरोताजा हो जाता था और मन प्रसन्न हो जाता था। लॉन चेन अपनी खुशी को रोक नहीं पाया। आखिर एक सफल दवा की गोली शाही राजधानी में कम से कम 10,000 सोने के सिक्कों में बिक सकती थी। इसके अलावा उसके हाथ में पड़ी 3 बेकार गोलियां भी उसकी मां द्वारा उसके लिए खरीदी गई औषधीय गोली से कहीं बेहतर थी, खासकर इसलिए कि कम से कम 30% औषधीय तत्व गोली में समाहित थे। जिस औषधीय गोली में 50% सार तत्व समाहित होता है, उसे निम्न श्रेणी की गोली कहा जाता है और वास्तव में 80% से अधिक औषधीय गोलियां निम्न श्रेणी की ही होती हैं। अगर औषधीय गुण 60% तक पहुंच जाए तो ये मध्यम श्रेणी का होगा, 70% होने पर उच्च श्रेणी का, 80% होने पर सर्वोच्च श्रेणी का, 90% होने पर अद्वितीय श्रेणी का और 100% होने पर। हाँ, फिलहाल लॉन चेन ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा क्योंकि यह उसके लिए अभी बहुत दूर की बात थी। कुछ लोगों को औषधीय सार की 50% और 60% मात्रा में अंतर पर आश्चर्य हो सकता है। क्या ये कोई महत्वपूर्ण अंतर था? क्या 2 कम गुणवत्ता वाली दवा की गोलियां खाना एक मध्यम गुणवत्ता वाली गोली खाने से कहीं अधिक प्रभावी नहीं होगा? अगर कोई आपसे ये सवाल पूछे तो शायद वो अपनी ही थूक में घुटकर मर जाएगा। किसी दवा की गोली में न केवल उसका औषधीय तत्व होता है, बल्कि अशुद्धियां भी होती हैं। ये अशुद्धियां शरीर द्वारा अवशोषित नहीं हो पाती और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये अशुद्धियां अवशोषित तत्व के एक हिस्से को बेअसर कर देती हैं। ये कहावत कि हर दवा के अपने दुष्प्रभाव होते हैं, महज एक कहावत नहीं बल्कि एक कठोर सत्य थी। गोली बनाते समय उसमें विषाक्त पदार्थों का जमाव रोकना मुश्किल था। ये विषाक्त पदार्थ यदि बार-बार न लिए जाएं, तो इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं होता था। लेकिन किसानों के लिए औषधीय गोलियां अक्सर जीवन रक्षक उपाय होती थी और कौन जानता था कि एक जीवन काल में कितनी गोलियां खानी पड़ेंगी। जब शरीर में गोलियों के विषाक्त पदार्थ एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाते थे, तो वे जानलेवा जहर बन जाते थे। दवा की गोलियों में मौजूद विष सबसे मुश्किल से शरीर से बाहर निकलने वाले विषों में से एक थे। ये विष शरीर के मांस, हड्डियों और यहाँ तक कि आत्मा में भी गहराई तक प्रवेश कर जाते थे। लेकिन दवा की गोली जितनी उच्च गुणवत्ता की होती थी, उसमें विषों की मात्रा उतनी ही कम होती थी। इसी कारण से मध्यम श्रेणी की औषधीय गोली का औषधीय प्रभाव निम्न श्रेणी की औषधीय गोली की तुलना में 10 गुना से भी अधिक था। कीमत का अंतर तो कम से कम 100 गुना अधिक था। 5 औषधीय गोलियां एकत्र करने और औषधीय भट्टी की सफाई करने के बाद लॉन चेन इसे और सहन नहीं कर सका और नींद में डूब गया। कुछ देर सोने के बाद उसे अपने गाल पर 2 हाथों का स्पर्श महसूस हुआ और कुछ धीमी आवाज में बड़बड़ाहट सुनाई दी, लेकिन वह इतना थका हुआ था कि जागने में असमर्थ था। जब लॉन चेन को होश आया, तब तक 3 दिन बीत चुके थे। भूख से उसका पेट गुड़गुड़ा रहा था और उसने जल्दी-जल्दी खाना खाया और फिर से एकांतवास में चला गया। एक बेकार गोली का सेवन करते हुए उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके औषधीय गोली की ऊर्जा को अपने पैर के तलवे पर स्थित योनक्वान बिंदु 1 में प्रवेश कराया। यह 9 सितारा हेगेमोन बॉडी आर्ट के पहले सितारे का स्थान था। फैंफू स्टार की स्थिति टकराना। लॉन चेन का बायां पैर कांप उठा। तीव्र ऊर्जा उसके पैर के तलवे से निकली और उसके नीचे की जमीन दरारों से भर गई। बहुत बढ़िया, मुझे मेरिडियन चैनल और उसकी सटीक स्थिति दोनों मिल गई है। अब मैं सचमुच इस पर काम शुरू कर सकता हूँ। लॉन चेन ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और एक निम्न श्रेणी की फैंफू गोली निकालकर उसे तुरंत खा लिया। शुद्ध और परिपूर्ण ऊर्जा का विस्फोट हुआ और लॉन चेन के खिंचाव से वह सीधे उसके पैर के तलवे पर स्थित योनक्वान बिंदु तक पहुंच गई। योनक्वान बिंदु कांप उठा। तीव्र औषधीय ऊर्जा के प्रवाह के साथ यह एक सूखी नदी तल की तरह था जिसमें पानी आ गया हो और यह बेतहाशा कांपने लगा। धमाका, एक जोरदार आवाज गूंजी और उस भयानक ऊर्जा ने लॉन चेन के पूरे शरीर को भर दिया। वह प्रचंड ऊर्जा स्वतःस्फूर्त रूप से फूट पड़ी, जिससे कमरा धुएं और धूल में तब्दील हो गया और ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गई। जैसे-जैसे धुआं और धूल धीरे-धीरे छिटने लगी, शांत और परिष्कृत लॉन चेन प्रकट हुआ। उसकी आंखों में उत्साह भरा हुआ था। उसे अपने पैर के तलवे पर मटर के दाने के आकार का एक पिंड महसूस हो रहा था, जिससे अनंत ऊर्जा उसके शरीर में प्रवाहित हो रही थी, जिससे लॉन चेन के मन में आकाश की ओर से उठाकर दहाड़ने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। लॉन चेन के कमरे से आ रही हलचल के कारण पूरे शाही महल में अफरा-तफरी मच गई और सभी लोग दौड़कर वहां पहुंच गए। अपनी मां को भी आते देख लॉन चेन ने जल्दी से कहा, मां, आज वह दिन है जब कुलीन वारिस शाही महाविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश कर सकते हैं, मुझे जल्दी जाना होगा। ये कहने के बाद वह खड़े लोगों के एक समूह और नष्ट हुए खंडहरों के ढेर को पीछे छोड़कर साफ कपड़े बदलकर सीधे इंपीरियल कॉलेज के लिए रवाना हो गया। 1 योनक्वान बिंदु, योनक्वान ज़ू, जिसका शाब्दिक अर्थ है उछलते बबलते झरने, पैर के तलवे के मध्य भाग में लगभग 2/3 ऊपर स्थित होता है। पंचतत्व प्रणाली में गुर्दा मेरिडियन जल तत्व है और चूंकि पैर हमेशा जमीन को छूता है, इसलिए योनक्वान बिंदु पृथ्वी तत्व है। गुर्दा मेरिडियन योनक्वान बिंदु से जुड़ा होता है, इसलिए इसे उछलते झरने कहा जाता है। वह बिंदु जहां जल तत्व पृथ्वी तत्व में विलीन हो जाता है। किगोंग में ये हमें जमीन से जोड़ता है और सिर के शीर्ष पर स्थित बिंदु के माध्यम से ये हमें स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने की अनुमति देता है। एक्यूपंक्चर में इसका उपयोग सिर और गर्दन के विकारों के उपचार के लिए किया जाता है और इसका उपयोग मन को शांत करने के लिए भी किया जाता है। अध्याय 5 इंपीरियल कॉलेज। शाही महाविद्यालय महीने में एक दिन राजधानी के कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए खोला जाता था। सुबह के समय वे कविता और शिष्टाचार का अभ्यास करते थे और दोपहर में महल का मार्शल आर्ट संग्रहालय सभी के लिए निःशुल्क उपलब्ध होता था। शाही महाविद्यालय के पूर्व में हुए उद्घाटन का लॉन चेन के लिए बिल्कुल भी कोई महत्व नहीं था, क्योंकि अगर वह उसमें शामिल भी होता तो वह वहां मौजूद सभी लोगों के लिए उपहास का पात्र ही बनता। लेकिन अब ऐसा नहीं था। फैंफू गोली का सेवन करने के बाद लॉन चेन ने पहले ही फैंफू तारे का एक प्रारंभिक रूप विकसित कर लिया था। यद्यपि यह एक प्रारंभिक अवस्था थी और इसमें इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित करने की क्षमता नहीं थी, फिर भी यह शरीर की नसों में संग्रहित होने वाली ऊर्जा से कहीं अधिक ऊर्जा संग्रहित कर सकती थी। अंततः नसें नदियों के समान थी, जबकि डांटियन उस सागर के समान था जो नदियों को पोषण देता था और कभी-कभी इसे ऊर्जा सागर भी कहा जाता था। नदी देखने में विशाल लग सकती है, लेकिन उसकी क्षमता सीमित होती है। डांटियन के बिना वह जल्दी ही सूख जाती, लेकिन फैंफू तारे के संघनन से ये समस्या पूरी तरह हल हो गई। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब जब फैंफू तारे का प्रारंभिक रूप संघनित हो चुका था, तो पर्याप्त ऊर्जा मिलने पर वह अंततः एक पूर्ण फैंफू तारा बन जाएगा। उस समय लॉन चेन के पास डांटियन के रूप में उपयोग करने के लिए कुछ अनूठा होगा। यही 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का सबसे अनूठा पहलू था। जब सभी 9 तारों को संघनित किया जाता, तो ये 9 डांटियनों के बराबर होता। कोई भी समझ सकता है कि इस प्रकार का शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा स्रोत कितना बलशाली होता है। लॉन चेन के पास संपूर्ण 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट का ज्ञान था। दुर्भाग्यवश ऐसी साधना तकनीक स्वर्ग के नियमों को चुनौती देती थी और उसका ज्ञान अभी भी बहुत कम था, इसलिए उसे इस पर अथाह ध्यान लगाने की आवश्यकता थी। एक बार जब वह अपने फैंफू स्टार को पूरी तरह से संघनित करने में सफल हो जाएगा, तो वह अत्यधिक मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा संग्रहित कर सकेगा। फिर वह अपनी रक्त वाहिकाओं को एकत्रित करने का प्रयास कर सकता है और रक्त संघनन अवस्था में प्रवेश कर सकता है, जिससे वह एक सच्चा मार्शल आर्टिस्ट बन जाएगा।
ची संघनन अवस्था मार्शल आर्ट प्रशिक्षण का मात्र पहला चरण था। रक्त संघनन अवस्था में प्रवेश करने, रक्त और ची का प्रवाह बढ़ाने और मार्शल शक्तियों में तीव्र वृद्धि करने के बाद ही कोई वास्तविक मार्शल आर्टिस्ट कहलाता था। लॉन चेन को यह नहीं पता था कि वह क्यूई कंडेंसेशन के किस वर्ग स्तर में आता है, लेकिन उसके प्रारंभिक फैंग फू स्टार के निर्माण के साथ उसके शरीर की ताकत में आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि हुई थी। उसकी वर्तमान शक्ति इतनी प्रबल थी कि वह एक साधारण सा मुक्का भी मार दे तो हवा में सीटी बजने लगती थी, इतनी कि 2 मीटर दूर रखे फूलदान को भी तोड़ सकती थी। वास्तव में ऐसा लगता था मानो उसका पूरा शरीर शक्ति से भरा हुआ हो। इस बार इंपीरियल कॉलेज जाने का उनका उद्देश्य मार्शल आर्ट के भंडार में प्रवेश करना था। फैंग फू स्टार के प्रारंभिक रूप के साथ उनके शरीर की आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ गई थी और वे मार्शल युद्ध कौशल का प्रशिक्षण शुरू कर सकते थे। ये तथाकथित युद्ध कौशल अत्यंत शक्तिशाली वरिष्ठों द्वारा बनाए गए थे। ये शक्तिशाली युद्ध तकनीकें थी जो व्यक्ति की आध्यात्मिक ऊर्जा, ची और नाड़ियों का उपयोग करती थी। युद्ध कौशल बेहद भयावह थे। वे किसी मार्शल आर्टिस्ट को ऐसी शक्ति का प्रदर्शन करने की क्षमता प्रदान कर सकते थे जो उनकी सामान्य शक्ति से कई गुना अधिक शक्तिशाली होती थी। उनके सामने साहस दिखाना असंभव था। इसलिए प्रत्येक युद्ध कौशल एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। अब जब लॉन चेन के पास युद्ध कौशलों में प्रशिक्षण लेने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा थी, तो वह उनमें से एक को प्राप्त करने के लिए उत्सुक था। शाही महाविद्यालय राजसी राजधानी के उत्तरी भाग में स्थित था। ये कई किलोमीटर में फैला हुआ था और शाही महल के अलावा ये पूरी राजसी राजधानी की सबसे भव्य और प्रभावशाली इमारत थी। लॉन चेन ने अपनी पहचान पत्र दिखाने के बाद शाही महाविद्यालय में प्रवेश किया और सीधे साहित्य कक्ष में चला गया। यहीं पर सुबह का व्याख्यान होता था और यहीं पर कुलीन उत्तराधिकारी शिष्टाचार से लेकर कविता और यहाँ तक कि साहित्य के प्राचीन सिद्धांतों तक हर विषय पर व्याख्यान देने वाले व्याख्याताओं से दाव के अध्ययन सुनते थे। साहित्य सभागार में प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि उनके जल्दी आने के कारण उस विशाल साहित्य सभागार में केवल कुछ दर्जन लोग ही मौजूद थे। हाँ, भाई लॉन, तुम आ गए। जैसे ही लॉन चेन ने प्रवेश किया, कई युवक उनके पास आए और उनका हार्दिक अभिवादन किया। ये युवक लॉन चेन के समान थे। विभिन्न कारणों से उनके पास भी साधना करने का कोई साधन नहीं था। हालांकि उन्हें सबसे अच्छे दोस्त नहीं कहा जा सकता था, फिर भी वे एक दूसरे के दुख को समझते थे। फीनिक्स प्राइस साम्राज्य में मार्शल आर्ट के स्वर्ण युग में इन युवाओं को शायद लॉन चेन की तरह इतनी बुरी तरह से प्रताड़ित नहीं किया गया होगा, लेकिन उन्हें भी अक्सर उपहास का सामना करना पड़ता था और उनके साथ ठंडा और उदासीन व्यवहार किया जाता था। इस प्रकार समान पीड़ा झेलने वाले ये लोग लॉन चेन के करीब आ गए। उन्हें अब लॉन चेन को देखकर विशेष खुशी हुई क्योंकि काफी समय से वे एक दूसरे से नहीं मिले थे। हाँ, आप लोग तो काफी जल्दी आ गए। लॉन चेन ने हंसते हुए अभिवादन किया। अपने फैंग फू स्टार के संघनन की सफलता के साथ उसका मूड पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गया था। मैंने कुछ दिन पहले सुना था कि भाई लॉन ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए ली हाओ को हरा दिया। वाह, आपने तो हमें वाकई में प्रभावित कर दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि भाई लॉन अब सचमुच साधना कर सकते हैं? एक दुबले पतले किशोर ने बेहद ईर्ष्या से पूछा। मूल रूप से वे सभी लॉन चेन के समान स्तर के थे। ये सुनकर कि लॉन चेन वास्तव में ली हाओ को हरा सकता है, जो कि संघनन के तीसरे स्तर पर था, वे सभी बेहद हैरान थे और साथ ही उनमें थोड़ी ईर्ष्या भी थी। हे, ये तो बस संयोग था, लेकिन हाल ही में मैंने एक नई दिव्य तकनीक सीखी है। लॉन चेन इस विषय पर और बात नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने एक नया रहस्यमय विषय उठा दिया। दिव्य तकनीक, ये क्या है? स्वाभाविक रूप से विषय में इस नए बदलाव से सभी का ध्यान तुरंत भटक गया। हे, मेरे इस छोटे भाई को हाल ही में एक दुर्लभ भविष्यवाणियों की किताब मिली है और इस किताब को लगन से पढ़ने के बाद मैंने काफी कुछ सीखा है। लॉन चेन ने कुछ हद तक आत्मसंतुष्टि से कहा। भविष्यवाणी की तकनीक, क्या ये वही तरीका नहीं है जिसका इस्तेमाल सड़कों पर बैठे ज्योतिषी लोगों को ठगने के लिए करते हैं? बिल्कुल नहीं। उस दिव्य दृष्टि तकनीक से मैंने जो सीखा उससे मुझे ली हाओ के चेहरे पर दुर्भाग्य का एक बुरा संकेत दिखाई दिया और तभी मैंने उसे द्वंद्वयुद्ध करने का फैसला किया। और परिणाम की बात करें तो हाँ, लॉन चेन हंसते हुए रुक गया। सभी एक पल के लिए संशय में थे, तभी अचानक किसी के चेहरे पर समझदारी का भाव आया और उसने कहा, ऐसा लगता है कि यह सच है। मैंने सुना है कि उस दिन ली हाओ पर मानो जादू कर दिया गया था और भाई लॉन से हारने से पहले उसके पूरे शरीर में जरा सी भी ऊर्जा नहीं बची थी। लॉन चेन और ली हाओ के बीच हुए युद्ध का विवरण तो सभी को ज्ञात था, लेकिन कई लोगों का मानना था कि ली हाओ की पराजय एक गहरा रहस्य थी। आजकल लॉन चेन को लेकर काफी चर्चा हो रही है। हे, भाई लॉन, चूंकि आप चेहरे पढ़ने में माहिर हैं, क्या आप मेरी तरफ देखकर बता सकते हैं कि मेरी मंगेतर मुझसे हमेशा क्यों बचती है? वह मुझसे मिलने के लिए क्यों राजी नहीं होती? एक व्यक्ति ने कुछ झुंझलाहट भरे लहजे में पूछा। कोई बात नहीं, आइए पहले हम सबके बैठने के लिए जगह ढूंढ लें। यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं है। उनके समूह को कोने में बैठने के लिए एक मेज मिल गई और उस मेज पर उनके लिए कुछ जलपान भी रखा हुआ था। लॉन चेन ने मेज पर रखी मिठाइयों की ओर इशारा करते हुए हंसते हुए सभी से कहा, चलो हम सब एक एक टुकड़ा खा लेते हैं। ठीक है। बाकी लोगों ने शिष्टाचार का पालन नहीं किया और सबने एक एक टुकड़ा ले लिया। सभी लोग लॉन चेन को देखकर थोड़े असमंजस में लग रहे थे। स्वाद कैसा है? बहुत अच्छा, एक और टुकड़ा खा लें। ठीक है। उस व्यक्ति ने एक बार फिर एक टुकड़ा उठाया और एक निवाला खाया, लेकिन एक निवाला खाते ही उसका चेहरा अचानक खिल उठा और उसने आदरपूर्वक लॉन चेन की ओर मुड़कर कहा, भाई लॉन की सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे समझ आ गया है। मैं बहुत लालची हो रहा था और भाई लॉन मुझे याद दिला रहे थे कि इंसान को अपनी स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए, है ना? सभी लोग लॉन चेन को प्रशंसा भरी निगाहों से देख रहे थे। किसने सोचा होगा कि लॉन चेन में इतनी गहरी कला है कि वो कुछ छोटी छोटी मिठाइयों को भी विचारोत्तेजक विचारों में बदल सकता है। फिर भी लॉन चेन ने आंख भरी और सिर हिलाया। गलत। मैं आपको याद दिलाना चाहता था कि आप पहले से ही इतने मोटे हैं और फिर भी इतना खा रहे हैं। जल्दी आप दरवाजे से भी नहीं निकल पाएंगे। आपकी मंगेतर का अभी भी आपके साथ होना और आपको छोड़कर न जाना ही आपके लिए बहुत बड़ी राहत है। आपको बस इसी से खुश रहना चाहिए। आपके जैसे शरीर के साथ कोई भी महिला आपके बगल में सोने से डरेगी। अगर आप नींद में करवट बदल ले तो आप उसे इतनी जोर से कुचल देंगे कि वह चपटी हो जाएगी। उस व्यक्ति का चेहरा लाल हो गया और लॉन चेन की याद दिलाने पर उसने अपने 5 फुट के कद और 4.5 फुट चौड़े पेट को देखा। जाहिर है उसे पहले लगा था कि उसका वजन थोड़ा सा ही बड़ा है। मोटे यू, भाई लॉन का कीमती समय बर्बाद मत करो, जल्दी करो और अपना वजन कम करो। बड़े भाई लॉन, हाँ, क्या आप मेरे चेहरे के भाव पढ़कर देख सकते हैं? एक दुबले पतले युवक ने मुस्कुराते हुए आदरपूर्वक पूछा। ओह तुम। लॉन चेन ने बहुत गंभीरता से अभिनय करते हुए उसे काफी देर तक देखा और फिर बोला, तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है कि 30 साल की उम्र से पहले ही तुम कंगाल और निराश हो जाओगे, लेकिन अच्छी बात यह है कि 30 साल की उम्र के बाद। वह व्यक्ति हर्षित हो उठा और बोला, क्या यह संभव है कि 30 वर्ष की आयु के बाद मेरी साधना में अचानक वृद्धि हो जाए? नहीं, 30 साल की उम्र के बाद आप धीरे धीरे अपनी स्थिति के अभ्यस्त हो जाएंगे और निराश नहीं होंगे, लॉन चेन ने कहा। कोट। सभी लोग हंसी रोक नहीं पाए, लेकिन जैसे ही वे हंस रहे थे अचानक उन्होंने 2 कड़वी आंखें अपनी ओर घूरती हुई देखी, जिससे सबकी हंसी रुक गई। लॉन चेन ने उस व्यक्ति को काफी पहले ही देख लिया था। पीछे मुड़कर देखने पर उन सभी ने ली हाओ को उन पर गुस्से से घूरते हुए देखा। सीनियर ली हाओ, क्या अब आपके घाव ठीक हो गए हैं? बधाई हो, आपके बाहरी घाव तो पूरी तरह ठीक हो गए हैं, लेकिन आपके आंतरिक घावों का क्या हुआ? लॉन चेन ने गहरी चिंता जताते हुए पूछा। ली हाओ के चेहरे पर भावभंगिमा हटाई। उस दिन लॉन चेन ने उसका चेहरा बुरी तरह से कुचल दिया था और उसे घर ले जाना पड़ा था। ली परिवार ने तुरंत रसायन शास्त्रियों के संघ के एक रसायन शास्त्री से मदद मांगी और ली हाओ के ठीक होने के लिए सोने के सिक्कों की एक बहुत बड़ी रकम चुकाई।
पैसा होना वाकई बहुत अच्छा था। इतने कम समय में ही ली हाओ उस स्थिति में वापस आ गया था जहां वह एक सामान्य व्यक्ति जैसा दिखता था। लेकिन जब लॉन चेन ने इस विषय को फिर से उठाया तो ली हाओ की कमर में दर्द होने लगा, मानो उसे लॉन चेन की वह लात याद आ रही हो। उस समय लॉन चेन की लात बहुत ही घातक थी, जिससे वह लगभग अपाहिज हो ही गया था। लेकिन सबसे ज्यादा गुस्सा उसे इस बात पर आया कि घर पहुंचकर इलाज होने के बाद ही उसे एहसास हुआ कि उसके शरीर में कुछ कमी है। जब उसके परिवार वालों ने इस बात पर ध्यान दिया तो वे तुरंत मार्शल अखाड़े में वापस गए, लेकिन तब तक अखाड़ा साफ हो चुका था और खबर मिली थी कि कोई जंगली कुत्ता कुछ चुरा ले गया है। जब ली हाओ को होश आया और उसने ये खबर सुनी तो वह गुस्से से लगभग मर ही गया था। लेकिन अब इसे ठीक करने का कोई उपाय नहीं था, और चाहे कोई कितना भी कुशल रसायनज्ञ क्यों न हो, वह उसके नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता था। जो दो थे अब एक ही रह गया था। हालांकि एक पारिवारिक रत्न के खोने से चलते समय उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन मूल रूप से समृद्ध जोड़ी का खोना उसके लिए बहुत कष्टदायी था। और अब जब लॉन चेन ने इस मुद्दे को फिर से उठाया तो उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। उसने गुस्से से लॉन चेन को घूरते हुए दांत किटकिटाते हुए कहा, लॉन चेन कमीने, मैं तुझे जीवन मरण की लड़ाई के लिए चुनौती देता हूँ, क्या तेरी हिम्मत है इसे स्वीकार करने की? लॉन चेन के चेहरे पर पहले जो हंसी का भाव था वो तुरंत तनाव में बदल गया। इस तरह से पुकारा जाना बेहद अपमानजनक था, खासकर इसलिए क्योंकि इसे उसकी मां का भी अपमान हुआ था। असल में ये जीवन के मूल्य को न जानने का मामला था। ठीक है, अगर आप नश्वर दुनिया की चिंताओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो मैं आपकी मदद करूंगा। पहले जैसा ही मैं इसमें और जोखिम जोड़ना चाहता हूँ। लॉन चेन ने ली हाओ को घूरते हुए कहा, चूंकि तुम मरना चाहते हो तो बेहतर होगा कि तुम मुझे कुछ लाभ प्रदान करो। हालांकि वे एक ही साम्राज्य से थे, लेकिन उसे ली हाओ की कोई परवाह नहीं थी और उसकी मृत्यु उसके लिए तुच्छ थी। ठीक है, चाहे दांव कितना भी बड़ा क्यों न हो, मैं ली हाओ इसे स्वीकार करूंगा। मन ही मन व्यंग्य करते हुए उसने सोचा कि दांव चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, लॉन चेन की मौत के बाद उसके पास इसे खर्च करने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ली हाओ को लग रहा था कि पिछली बार वह बस लापरवाह था और लॉन चेन ने उसी मौके का फायदा उठाया और इस तरह वह हार गया। अब वह वही गलती नहीं दोहराएगा, इसलिए ये लड़ाई पिछली लड़ाई की तरह नहीं होगी। इसके अलावा इस बार स्थिति इस मायने में अलग थी कि उसने जीवन मरण के द्वंद्व युद्ध की घोषणा की थी। पिछली बार के द्वंद्व युद्ध में यद्यपि आप अपने प्रतिद्वंद्वी को एक प्रहार से मारने के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाते थे, लेकिन जब तक प्रतिद्वंद्वी हार स्वीकार नहीं कर लेता था तब तक उस पर हमला जारी रखने की अनुमति नहीं थी। लेकिन जीवन मरण के द्वंद्व में एक बार जब दोनों व्यक्ति मंच पर आ जाते थे तो यह अपने जीवन को दांव पर लगाने के बराबर होता था। यहाँ तक कि अगर कोई हार मान भी लेता तो भी कोई फायदा नहीं होता। विजेता अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता था, हारने वाले का जीवन उसके हाथों में होता था। ठीक है, कल दोपहर 2:45 हम जीवन मरण के मंच पर मिलेंगे, ली हाओ ने ठंडे लहजे में हंसते हुए कहा, और जब उसने लॉन चेन को देखा तो ऐसा लगा जैसे वह किसी मृत व्यक्ति को घूर रहा हो। लॉन चेन मन ही मन ठंडी मुस्कान के साथ मुस्कुराया। अब उसके लिए बंदरों को चेतावनी देने के लिए एक मुर्गी की बलि देने का समय आ गया था। ली हाओ को जाते देख वह धूर्तता से हंसा, चलते समय संतुलन बनाए रखना, कहीं गिर न जाना। लॉन चेन की बातें सुनकर ली हाओ, जो पहले ही जाने के लिए मुड़ चुका था, एकदम सख्त हो गया और उसका चेहरा विकृत हो गया क्योंकि उसने लॉन चेन के शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को समझ लिया था। एक गहरी सांस लेते हुए उसने ऐसा दिखाया जैसे उसने कुछ सुना ही न हो और धीरे-धीरे साहित्य कक्ष के दूसरे हिस्से की ओर चल पड़ा। लेकिन लॉन चेन के शब्द मानो एक लोहे की सुई की तरह उसके संवेदनशील अंगों को भेद रहे थे, और हर बार जब वह अपना पैर उठाता था तो उस भयावह हमले की यादें ताजा हो जाती थी। वह ऐसे बर्ताव करता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन जितना ज्यादा वह ऐसा करने की कोशिश करता उसकी चाल उतनी ही अप्राकृतिक होती जाती, जिससे सभी लोग उसे हैरानी से देखने लगे। अंत में ली हाओ बत्तख की तरह लड़खड़ाते हुए चला गया। एक व्यक्ति ने लॉन चेन की ओर मुड़कर उसे सावधान रहने की याद दिलाई। भाई लॉन, आपने उसकी चुनौती क्यों स्वीकार की? ये जीवन और मृत्यु का युद्ध है जिसमें आप जा रहे हैं, आप में से एक की मृत्यु अवश्य होगी। कोई बात नहीं, आज मैंने उसका चेहरा पढ़ा और उसके चारों ओर मृत्यु का एक काला साया देखा। वह साया उसके चारों ओर लिपटा हुआ है, मानो कोई भूत उसकी जान ले रहा हो। 2 दिनों के भीतर उसकी मृत्यु निश्चित है। हाँ, अब मुझे कुछ लोगों की मदद चाहिए, लॉन चेन ने फुसफुसाते हुए कहा। सबने एक दूसरे की ओर देखा और अंत में जिसे मोटे यू का उपनाम दिया गया था उसने दांत भींचते हुए कहा, भाई लॉन, चूंकि आपने पूछा है मैं अपनी सारी बचत आपको दे दूंगा। ये कहते हुए उसने लॉन चेन को एक क्रिस्टल कार्ड सौंप दिया। लॉन चेन को उम्मीद नहीं थी कि इस मोटे ताजे यू के मन में भाईचारे की इतनी प्रबल भावना होगी। उसके क्रिस्टल कार्ड पर 80,000 से ज्यादा सोने के सिक्के थे। हालांकि वे सभी कुलीन वंशज थे, लेकिन उनमें से अधिकतर दूर दराज के परिवारों में पैदा हुए थे, इसलिए उन्हें बहुत महत्वपूर्ण नहीं माना जाता था। ये सोने के सिक्के मोटे यू के लिए बहुत बड़ी रकम होनी चाहिए। ठीक है, मेरे पास 60,000 रुपए हैं, ले लो। मेरे पास यहाँ इतना पैसा नहीं है, केवल 30,000 ही है। भाई लॉन, मेरे पास बस इतनी ही सीमित क्षमता है। मेरे पास है। शुरू में लॉन चेन ने सोचा था कि केवल 10,000 सोने के सिक्के उधार लेना ही काफी बड़ी रकम होगी। उसने यह नहीं सोचा था कि वे उसकी मदद करने के लिए सचमुच अपनी जेबें पूरी तरह खाली कर देंगे। सब लोग, अगर किसी कारणवश मेरी मृत्यु हो जाती है तो आपका सारा पैसा डूब जाएगा। लॉन चेन ने अपने हाथ में मौजूद क्रिस्टल कार्डों को देखा और सबको याद दिलाए बिना नहीं रह सका। क्या भाई लॉन हमें नीचा समझते हैं? हम में से कोई भी साधना करने में सक्षम नहीं है और हमें हर दिन दूसरों के अत्याचार सहने पड़ते हैं। भाई लॉन, जिस तरह से आपने उनमें से एक के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, उससे पता चलता है कि आप में वह साहस है जो हम में से किसी के पास नहीं है। भले ही हमें आपका साहस न हो, लेकिन आपकी थोड़ी सी मदद करना भी हमारे लिए संभव है। जब इन लोगों ने लॉन चेन को जीवन मरण की लड़ाई के लिए राजी होते देखा तो वे उत्साह से भर उठे क्योंकि वे एक ही दुश्मन से लड़ रहे थे। लॉन चेन को मदद की गुहार लगाते देख उनका जोश और बढ़ गया और अंत में उन्होंने परिणामों की परवाह भी नहीं की। लॉन चेन ने सिर हिलाया, उसने अपने दिल में इस भावना को दर्ज कर लिया और अपने हाथ में 2 लाख से अधिक सोने के सिक्के पकड़े रहा। इसी क्षण लोगों का एक समूह साहित्य कक्ष में दाखिल हुआ और पहले से शोरगुल से भरा साहित्य कक्ष तुरंत पूरी तरह शांत हो गया। अध्याय 6 ब्याज एकत्र करना। लॉन चेन ने अंदर आने वाले लोगों की ओर मुड़कर देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक छा गई। लोगों का ये समूह एक खास व्यक्ति के चारों ओर मंडरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे तारे चांद के चारों ओर मंडराते हैं, मानो गिड़गिड़ा रहे हों। वह मानो जैद पत्थर से तराशा हुआ प्रतीत होता था और बेहद आकर्षक दिखता था। वह कोई और नहीं बल्कि वही व्यक्ति था जिसने मार्शल आर्ट के अखाड़े में लॉन चेन को बुरी तरह हराया था और उसे लगभग मौत के घाट उतार दिया था। सेवेज मार्क्विस का पुत्र झो याओयांग। झो याओयांग सेवेज मार्क्विस का कुलीन उत्तराधिकारी था और उसकी साधना शक्ति अपने साथियों में सर्वोच्च थी, इसलिए वह अपने साथी कुलीन उत्तराधिकारियों के बीच बहुत लोकप्रिय था। झो याओयांग ने तुरंत लॉन चेन के समूह को देखा और हल्की मुस्कान के साथ उनके पास गया। लॉन चेन को देखकर उसने कहा, पिछली बार जो हुआ उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे एक ही वार से तुम अपनी मां को भी नहीं पहचान पाओगे। हालांकि उसने खेद के शब्द कहे, लेकिन उसके चेहरे पर माफी का जरा सा भी भाव नहीं था। उसके शब्द तिरस्कार से भरे हुए थे, मानो वह कोई बहुत ऊंचा राजा हो और लॉन चेन को नीचा दिखा रहा हो। चिंता मत करो, बहुत जल्द मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम अपनी दादी को भी नहीं पहचान पाओगे। लॉन चेन ने बेपरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वह गुस्से से उबल रहा था। जब वह उस दिन जागा तो वहां केवल उसकी मां और वह बूढ़ा कीमियागर ही मौजूद थे, इसलिए यह खबर उस पुरानी छड़ी के माध्यम से ही पहुंची होगी। झो याओयांग के एक वाक्य का अर्थ था मानो वह लॉन चेन को बता रहा हो कि वह बूढ़ा रसायनज्ञ उसके अपने लोगों में से एक था। और तो और उस दिन लॉन चेन को लगी चोट देखने में भले ही बेहद भयावह लग रही थी, लेकिन वास्तव में वह जानलेवा नहीं थी।
यहाँ तक कि उसके सिर के पिछले हिस्से पर लगी चोट भी खून की अधिकता के कारण ही गंभीर लग रही थी, वास्तव में वह इतनी गंभीर नहीं थी। इसलिए इसके इलाज के लिए महंगी दवा का इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं था। बूढ़ा रसायन शास्त्री स्पष्ट रूप से अपनी मां को डराना चाहता था और यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह उनकी सारी बचत हड़प ले। इस तरह की घटना से उसे खुद कोई फायदा नहीं हुआ, बल्कि लॉन परिवार के संसाधनों पर और भी बुरा असर पड़ा। उनकी मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये बर्फ पर ओले गिरने जैसा था। ये सोचकर ही डर लगता है कि उसकी पीठ पीछे इतनी बड़ी साजिश रची जा रही थी। लॉन चेन, क्या तुम मरना चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम्हारे घाव भर जाने के बाद तुम दर्द भूल गए हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम भाई याओयांग के हाथों फिर से अधमरे हो जाना चाहते हो? बिल्कुल सही, वह निकम्मा जो खेती करने में असमर्थ है, इतनी बुरी तरह से मुंह खोलने की हिम्मत करता है। जाहिर है वह मरना चाहता है। कितना मूर्ख है, ऐसे मूर्ख को कुलीन उत्तराधिकारी मानना हमारे लिए सरासर अपमान है। झोउ याओयांग को बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इससे पहले ही उसके बगल में खड़े लोग लॉन चेन को कोसने लगे और उनके मुंह से लार बेतहाशा निकलने लगी। लॉन चेन, तुम मेरी तरह भले ही कुलीन वारिस हो, लेकिन हमें से एक स्वर्ग में है और दूसरा धरती पर। तुम तो बस एक छोटी सी चींटी हो और तुम्हें बस मुझे घूरना है। इसलिए भले ही मैं तुम्हें धमकाऊं, तुम्हें चुपचाप सहना ही पड़ेगा, वरना परिणाम पिछली बार की तरह ही होंगे और तुम्हें बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला जाएगा। झोउ याओयांग ने लॉन चेन की नाक की ओर उंगली उठाते हुए कहा। धमाका। लॉन चेन ने उदासीनता से मुस्कुराते हुए अचानक अपना हाथ बढ़ाया। किसी की प्रतिक्रिया करने से पहले ही उसने झोउ याओयांग की बड़ी हुई उंगली को कसकर पकड़ लिया। थोड़ी सी ताकत लगाने पर एक चटकने की आवाज सुनाई दी। उंगली टूटने के दर्द से झोउ याओयांग दर्द से कराह उठा। उसकी 10 उंगली एक हृदय वाली तकनीक को लॉन चेन ने इतनी आसानी से तोड़ दिया। हालांकि वह क्यूई संघनन के 7वें स्वर्ग स्तर पर एक शक्तिशाली व्यक्ति था, लेकिन जब तक कोई व्यक्ति रक्त संघनन क्षेत्र में कदम नहीं रखता, तब तक वह सामान्य लोगों की तुलना में केवल थोड़ा ही अधिक शक्तिशाली होगा। इसके अलावा उस पर अचानक हमला हुआ था, इसलिए उसे अपना बचाव करने का समय नहीं मिला, जिसका मतलब है कि वह मूल रूप से एक आम आदमी से अलग नहीं था। लॉन चेन ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में झोउ याओयांग को देखा, जिसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था, और प्रश्नवाचक स्वर में पूछा, तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से श्रेष्ठ हो? क्या दूसरे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है? क्या तुम्हें यकीन है कि तुम अपने बारे में बात नहीं कर रही हो? घटनाओं के अचानक और अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को चौंका दिया, और झोउ याओयांग इतनी पीड़ा में था कि वह कुछ बोल नहीं पाया। तभी बाकी लोगों ने प्रतिक्रिया दी और लॉन चेन पर टूट पड़े। कमीने, जल्दी करो और भाई याओयांग को रिहा करो। जब झोउ याओयांग के पीछे चल रहे अन्य लोगों ने देखा कि लॉन चेन ने उस पर हमला करने की हिम्मत की है, तो वे सभी चिल्लाए और उसके चारों ओर जमा हो गए। जो भी इधर आने की हिम्मत करेगा, मैं उसे पीटूंगा। जैसे ही वे उसके पास पहुंचने वाले थे, अचानक लॉन चेन के बगल में एक विशालकाय आकृति प्रकट हुई और उसने भयंकर दहाड़ के साथ दूसरों पर चिल्लाया, जिससे उनके कान के पर्दे फट गए। लॉन चेन ने जब उसे देखा तो मुस्कुरा उठा। आखिर शी फैंग के अलावा और कौन हो सकता था? आगे बढ़ने ही वाले कुलीन उत्तराधिकारी शी फैंग को देखकर रुक गए। शी फैंग एक अभिमानी और एकांतप्रिय व्यक्ति था और उसे किसी विशेष सामाजिक समूह में शामिल होना पसंद नहीं था। हालांकि कुलीन उत्तराधिकारियों में उसकी साधना का स्तर सर्वोच्च था और अपने विशाल और प्रभावशाली कदकाठी के कारण वह सभी को डराकर पीछे हटने पर मजबूर कर देता था। एक क्षण के लिए सभी लोग सन्नाटे में डूब गए और पूरे साहित्य कक्ष में एकमात्र ध्वनि झोउ याओयांग की दर्द भरी कराह थी। तुम लोग क्या कर रहे हो? अचानक बगल से गुस्से भरी फटकार सुनाई दी और एक बूढ़ा आदमी चलकर आया। उस बूढ़े आदमी को देखकर सबके चेहरे पर डर और सम्मान का भाव आ गया। ये बुजुर्ग व्यक्ति साहित्य कक्ष के व्याख्याताओं में से एक थे। वे कन्फ्यूशियस के विद्वान थे और यह सर्वविदित था कि वे एक ईमानदार और सख्त व्यक्ति थे, एक गरिमापूर्ण व्यक्ति जो कम बोलते थे। साहित्य कक्ष में लड़ाई करना 1 महीने की कैद की सजा के योग्य है। क्या तुम लोग इसे आजमाना चाहते हो? बूढ़े व्यक्ति ने ठंडे स्वर में कहा। लॉन चेन ने झोउ याओयांग की कुचली और मुड़ी हुई उंगली को छोड़ दिया। जल्दी से बूढ़े आदमी की ओर मुड़ते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, गुरुजी, आपने गलत समझा। हम लड़ नहीं रहे थे, हम तो बस एक परीक्षा दे रहे थे। ओह, एक परीक्षा? हम किस तरह की परीक्षा? बूढ़ा आदमी जाहिर तौर पर इतनी आसानी से मूर्ख बनने वाला नहीं था और उसने ठंडे लहजे में लॉन चेन से सवाल किया। हम ये परीक्षण कर रहे थे कि 5 उंगलियों के हमले के सामने एक उंगली की ताकत कितनी देर तक टिक सकती है। इस परीक्षण से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि सहयोग की शक्ति को रोका नहीं जा सकता। उंगली चाहे कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वह अकेली ही रहती है। उसकी शक्ति समय समय पर कमजोर होती जाती है और केवल एक साथी के साथ मिलकर ही शक्ति को निरंतर प्रवाह में मुक्त किया जा सकता है, जिससे वह और भी मजबूत और टिकाऊ बन जाती है। इस बार के परीक्षण ने मुझे और झोउ याओयांग दोनों को सहयोग की शक्ति का सही उपयोग करने का तरीका समझने में मदद की और यह हमारे भविष्य की साधना कार्य के लिए अत्यंत लाभकारी होगा। भाई झोउ, इन लाभों के बारे में आपका क्या विचार है? लॉन चेन ने झोउ याओयांग को एक रहस्यमय भाव से देखते हुए संक्षेप में कहा। झोउ याओयांग गुस्से से इतना चूर हो गया था कि लगभग बेहोश होने वाला था, लेकिन इस आक्रोश को सहना उसके लिए संभव नहीं था, वरना अगर वह इनकार करता तो उसे लॉन चेन के साथ हिरासत में भेज दिया जाता। एक कुलीन उत्तराधिकारी भी साहित्य हॉल के नियमों को नहीं तोड़ सकता था। हाँ, बिल्कुल सही। झोउ याओयांग ने अपनी आवाज को शांत रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन दर्द के कारण उसकी आवाज भी कर्कश लग रही थी। बूढ़े आदमी ने लॉन चेन की ओर देखा और उसकी आंखों में थोड़ी सी उपहास झलक गई, लेकिन अंत में उसने सिर हिलाकर कहा, चूंकि ऐसा हुआ है तो मैं तुम दोनों को दोष नहीं दूंगा, लेकिन याद रखना, भविष्य में यहाँ हंगामा मत करना। ये सुनकर सबने दबे स्वर में राहत की सांस ली कि लॉन चेन कितना भाग्यशाली है। बूढ़ा आदमी अच्छी तरह जानता था कि लॉन चेन मनगढ़ंत बातें कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने उन सबको जाने दिया। अरे रुको, झोउ याओयांग ने अपने दांत भींचे और ऐसी आवाज में जिसे केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, लॉन चेन को पुकारा। लॉन चेन का हाथ का हमला बेहद क्रूर था। इससे न केवल उसकी उंगली टूट गई, बल्कि उसने किसी अज्ञात विधि का प्रयोग करके उसकी उंगली की नसों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया था। अन्यथा झोउ याओयांग को इतना तीव्र दर्द न होता और वह इतनी दयनीय स्थिति में न पहुंचती कि पलटवार करने की जरा भी ताकत न बची हो। भाई झोउ, आप बेझिझक मुझसे दोबारा मिलने आ सकते हैं और कुछ परीक्षण करवा सकते हैं। आज तो मैंने तुम्हारे ऊपर बकाया ब्याज का बस एक छोटा सा भुगतान किया है, कमीने। अभी तो और भी बुरा होना बाकी है। लेकिन बाहर से लॉन चेन ने बस विनम्रतापूर्वक मुस्कुरा दिया। 200 से अधिक कुलीन उत्तराधिकारी शांतिपूर्वक अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए। बूढ़े व्यक्ति ने संतुष्टि से सिर हिलाया और व्याख्यान शुरू किया। हालांकि उनकी बातें अस्पष्ट और उनके लिए समझ से परे थी और कुल मिलाकर उनका सारा ध्यान किसी पर नहीं गया। इससे सभी को ऊँगने लगी, लेकिन किसी ने भी सोने की हिम्मत नहीं की। हालांकि उस बूढ़े व्यक्ति का साधना स्तर जरा भी नहीं था, फिर भी पूरे शाही महाविद्यालय में उसी का अंतिम निर्णय होता था। अगर कोई उसे नाराज कर देता तो उसे तुरंत महाविद्यालय से निकाल दिया जाता और वह दोपहर में मार्शल आर्ट के भंडारगृह में प्रवेश करने के बारे में भूल ही जाए। इसकी तुलना मुर्गी के अंडों से की जा सकती है। एक अंडा खराब हो गया है और दूसरा अभी भी अच्छा है, लेकिन अगर आप अच्छा अंडा खाना चाहते हैं तो आपको पहले खराब अंडा खाना होगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति तरह तरह की बातें करता रहा, इतिहास, शास्त्रीय ग्रंथ, एक समृद्ध राष्ट्र पर शासन करने के तरीके, कृषि ज्ञान, यहाँ तक कि लॉन चेन को भी लगभग नींद आ गई थी। हालांकि मोटेयू जैसे लोग वास्तव में बहुत ध्यान से सुनते थे। वे साधना नहीं कर सकते थे, इसलिए उन्हें अपने भविष्य के लिए शिक्षा पर निर्भर रहना पड़ता था और उम्मीद थी कि उन्हें सरकार के साथ कोई काम मिल जाएगा। इस धीमी पीड़ा के बीच समय धीरे धीरे बीतता गया और दोपहर हो गई। दोपहर का भोजन करने के बाद सभी लोग युद्ध कौशल मंडप की ओर उमड़ पड़े। जिन लोगों के पास साधना करने का कोई साधन नहीं था, वे भी अनुसरण करने लगे। युद्ध कौशल मंडप में अनगिनत युद्ध कौशल और साधना तकनीकें थीं और उनका अभ्यास करने से उन्हें सौभाग्यशाली अवसर मिल सकता था।
बैटल स्किल पवेलियन में 3 मंजिलें थी, लेकिन केवल सबसे निचली मंजिल ही सभी कुलीन उत्तराधिकारियों के लिए खुली थी। हालांकि यह सिर्फ एक मंजिल का भवन था, फिर भी इसमें 17 अलमारियां थी जो हर तरह के युद्ध कौशल और साधना तकनीकों से भरी हुई थी। ये एक अद्भुत दृश्य था जिसने लोगों को चकित कर दिया। बड़े भाई याओयांग, मैंने लॉन्ग चेन के साथ पहले ही जीवन मरण की लड़ाई का समझौता कर लिया है। इस बार मैं उसे मारकर आपकी तरफ से बदला जरूर लूंगा, ली हाओ ने आदरपूर्वक कहा। पता नहीं कब, लेकिन ली हाओ चुपके से झोउ याओयांग के पास दौड़कर आ गया। इस समय तक झोउ याओयांग अपनी उंगली के दर्द को दबाने के लिए अपनी ऊर्जा का उपयोग कर चुका था, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसकी नसें जल गई थी, इसलिए उसे इलाज के लिए एक रसायनज्ञ की मदद लेनी पड़ी। अभी उसे मारने का सही समय नहीं है, वरना पिछली बार ही मैं उसे मार चुका होता। झोउ याओयांग ने सिर हिलाया। अचानक उसने पूछा, हाँ, तो पिछली बार तुम उससे पिटे कैसे थे? अरे, असल में तो ये मेरी लापरवाही थी और लॉन्ग चेन ने उसी मौके का फायदा उठा लिया। नतीजा देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। ये सोचकर ही बुरा लगता है कि एक निकम्मा मुझे हरा सकता है। ली हाओ ने बड़े अफसोस के साथ जवाब दिया। उस एक हार ने उसकी प्रतिष्ठा को बुरी तरह से धूमिल कर दिया था और उसके पीठ पीछे उसके बारे में कानाफूसी और गपशप करने वाले लोगों ने उसे गुस्से से पागल कर दिया था। उसे विश्वास था कि पिछली बार महज एक छोटी सी लापरवाही थी, इसलिए इस बार उसके मन में लॉन्ग चेन को जान से मारने का पूरा इरादा था। लॉन्ग चेन को मरने नहीं दिया जा सकता, कम से कम अभी तो नहीं। इसे बिगड़ो मत। झोउ याओयांग को चिंता थी कि ली हाओ को बात समझ नहीं आई, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी बात दोहराई। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूं? ली हाओ ने कुछ अनिच्छा से पूछा। झोउ याओयांग ने अपनी मुड़ी हुई टूटी उंगली को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, हालांकि तुम उसे मार नहीं सकते, लेकिन अगर तुम उसके शरीर से कुछ चीजें वापस लेना चाहते हो तो ये ठीक रहेगा। ये सुनकर ली हाओ की आंखें उत्साह से चमक उठी। बहुत बढ़िया, इस बार मैं उससे वही लूंगा जो उसने मुझसे लिया था, और हाँ, मुझे लगता है कि मैं उसकी एक आंख भी निकाल लूंगा। छी, उसकी आंखों में वो भाव देखकर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। झोउ याओयांग और ली हाओ मुस्कुराए, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि लॉन्ग चेन, जो ग्रंथों में दिलचस्पी दिखाने का नाटक कर रहा था, वह भी मुस्कुराया। हालांकि उसकी मुस्कान उनकी तुलना में कहीं अधिक ठंडी थी, मानो कोई तेंदुआ दो मिमियाती वीरों को घूर रहा हो। लॉन्ग चेन की वर्तमान स्थिति ऐसी थी कि वह अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके उन दोनों की बातचीत पर नजर रख सकता था। हालांकि वह उनकी बातें स्पष्ट रूप से नहीं सुन पा रहा था, लेकिन उनके हाव भाव देखकर वह काफी हद तक समझ गया था। उन दोनों को ऐसे व्यवहार करते देख जैसे कुछ हुआ ही न हो और वे किताबों की अलमारी में रखी प्राचीन पुस्तकों को देखने लगे। लॉन्ग चेन का भी उनसे निपटने का मन नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपने असली लक्ष्य की तलाश शुरू कर दी। अब तक उसे यह एहसास हो चुका था कि पिल सॉवरेन से जुड़ी उसकी यादें वास्तव में बेहद अधूरी थी। 9 स्टार हेगेमोन बॉडी आर्ट के अलावा बाकी सब कुछ केवल रसायन शास्त्र से संबंधित था। उसमें कोई युद्ध कौशल नहीं था, इसलिए उसे आज ही एक कौशल हासिल करना बेहद जरूरी था। लॉन्ग चेन ने आखिरकार एक युद्ध कौशल का चयन कर लिया था और उसे लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाने ही वाला था कि अचानक एक काले चेहरे वाले व्यक्ति ने उससे पहले ही उसे छीन लिया। मुझे खेद है, लेकिन ये किताब मुझे बहुत पसंद आ गई है। उस व्यक्ति ने लॉन्ग चेन की तरफ देखा तक नहीं और ऐसा व्यवहार करते हुए जैसे उसके बगल में कोई नहीं है, उसने ग्रंथ को पलटना शुरू कर दिया। लॉन्ग चेन ने थोड़ा सा माथा सिकुड़ा। ये स्पष्ट रूप से जानबूझकर किया गया था, लेकिन लॉन्ग चेन ने कोई कार्रवाई नहीं की, बल्कि दूसरी किताबों की अलमारी की ओर रुख कर लिया। जैसे ही उसने हथेली से निकलने वाली युद्ध कौशल को देखा और उसे लेने के लिए हाथ बढ़ाया, तभी किनारे पर लंबे समय से इंतजार कर रहे काले चेहरे वाले व्यक्ति ने उसे एक बार फिर छीन लिया। मुझे खेद है, ये धमाका। उस काले चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा, जिससे उसके शब्द बीच में ही रुक गए और वह हवा में उड़ गया। अध्याय 7 युद्ध कौशल में प्रशिक्षण। धमाका। एक बेहद जोरदार थप्पड़ की आवाज गूंजी, जिसने उस काले चेहरे वाले व्यक्ति के शब्दों को बेरहमी से रोक दिया। जोरदार थप्पड़ से वह उड़कर दूर जा गिरा और उसके 10 से अधिक दांत जमीन पर बिखर गए। मुझे खेद है, इस युवा मालिक को ये ग्रंथ बहुत पसंद आ गया है। लॉन्ग चेन ने पश्चाताप से भरे चेहरे के साथ उस सांवले चेहरे वाले व्यक्ति की ओर देखा और बड़े ही सलीके से माफी मांगी। वह थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसकी गूंज पूरे बैटल स्किल पवेलियन में सुनाई दी। बैटल स्किल्स के मैनुअल देख रहे सभी लोग तुरंत अपने हाथों में रखी पुस्तिकाएं नीचे रखकर चौंक गए। बैटल स्किल पवेलियन के अंदर हिंसक कार्रवाई करने की हिम्मत कौन कर सकता है? अचानक एक ठंडी चीख सुनाई दी और काले कपड़े पहने एक व्यक्ति युद्ध कौशल मंडप के भीतरी हिस्से से प्रकट हुआ। उसका चेहरा ठंडा और सख्त था। उसने लॉन्ग चेन और उस काले चेहरे वाले व्यक्ति को देखा। उस आदमी का रक्त और ऊर्जा एक विशाल पर्वत की तरह उमड़ रही थी, जिससे दूसरों पर दबाव पड़ रहा था और उन्हें सांस लेने में कठिनाई हो रही थी। लॉन्ग चेन की पुतलियां सिकुड़ गईं। एक शक्तिशाली रक्त संघनन साधक। यह अप्रत्याशित था कि इस स्थान पर वास्तव में रक्त संघनन स्तर का एक गुप्त साधक मौजूद होगा। लेकिन थोड़ा और सोचने पर यह स्थान युद्ध कौशल मंडप का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था और एक शक्तिशाली व्यक्ति द्वारा इसकी रक्षा करने से उन्हें कुछ हद तक राहत मिलेगी। बैटल स्किल पवेलियन के अंदर मार्शल आर्ट का अभ्यास करना मना था। यह एक ऐसा नियम था जिसे सभी जानते थे और इस नियम को तोड़ने पर आपको हिरासत में ले लिया जाएगा। बोलो, यहाँ क्या हुआ? रक्त संघनन साधक ने क्रोधित होकर चिल्लाया। अगर तुम जानना चाहते हो तो उससे पूछ लो। लॉन्ग चेन ने जरा भी डर दिखाए बिना मासूमियत से अपने हाथ फैला दिए। काले चेहरे वाला व्यक्ति क्रोधित हो गया। जाहिर तौर पर चोट तो उसे ही लगी थी, तो फिर उससे पूछने की क्या जरूरत थी? वरिष्ठ वरिष्ठ। इसी क्षण दूर से झोउ याओयांग दौड़कर आया। उसने रक्त संघनन विशेषज्ञ को बताया, वरिष्ठ महोदय, बात कुछ इस प्रकार थी। वान मान के चेहरे पर अचानक बहुत खुजली होने लगी, इसलिए उसने खुद को एक थप्पड़ मार लिया। वास्तव में इसमें कोई बल प्रयोग या लड़ाई नहीं थी, आप स्वयं देख लीजिए। वान मान नाम का सांवले चेहरे वाला व्यक्ति अचंभित हो गया, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहने वाला था, उसने दूर खड़े ली हाओ को उसे अर्थपूर्ण निगाहों से देखते हुए देखा, इसलिए उसने अपने शब्द वापस निगल लिए। तुम सैवेज मार्क्विस के बेटे हो? हाँ। झोउ याओयांग ने जल्दी से सिर हिलाया। उस व्यक्ति ने सिर हिलाया और जमीन पर पड़े वान मान को देखते हुए कहा, अगर तुम्हारे चेहरे में खुजली हो रही है तो खुजला लो, इतना हंगामा मत करो। अपने बात सफाई कर लो, मैं दोबारा ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहता। बोलने के बाद वह मुड़ा और चला गया, जिससे आश्चर्यचकित लोगों की भीड़ ये सोचने पर मजबूर हो गई कि झोउ याओयांग वास्तव में लॉन्ग चेन की मदद क्यों करेगा। हाँ, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? जल्दी करो और अपना कचरा साफ करो। लॉन्ग चेन ऐसे हंसा जैसे उसे इस पूरी घटना का पहले से ही अंदाजा था। मुड़कर वह बैटल स्किल की तलाश में आगे बढ़ गया। घृणित कमीना। लॉन्ग चेन द्वारा इस घटना को हल्के में लेने को देखकर वान मान क्रोधित हो गया, मानो उसकी आंखों से आग निकल रही हो। उसके उस एक थप्पड़ ने उसे बेहद परेशान कर दिया था। वान मान, इसे सहन करो। अगर तुमने मुंह खोलकर लॉन्ग चेन पर मारपीट का आरोप लगाया तो उसे 1 महीने के लिए हिरासत में ले लिया जाएगा, लेकिन 1 महीने बाद वह सुरक्षित रिहा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने अभी अपना गुस्सा दबा लिया तो कल ली हाओ तुम्हारी इज्जत वापस दिला देगा, इसलिए तुम्हें इसे हर हाल में सहन करना होगा। झोउ याओयांग ने उसे बताया। वान मान ने सिर हिलाया। वह जानता था कि ली हाओ ने लॉन्ग चेन के साथ लड़ाई का आयोजन किया था, लेकिन लॉन्ग चेन को इतने लंबे समय तक परेशान करने के कारण वह इसका इतना आदी हो चुका था कि यह उसके लिए महज एक खेल जैसा हो गया था। लेकिन आज उसकी शरारतों के कारण उसे करारा थप्पड़ पड़ा और शिकायत करने की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। टूटे दांतों से उपजे गुस्से को वह केवल अपने पेट में ही दबा सकता था। कुछ लोग बिखरे हुए दांतों को उठाने और खून के धब्बे साफ करने में व्यस्त थे। तभी झोउ याओयांग ने अचानक पूछा, तुम्हारे चेहरे पर सूजन बहुत मामूली है, इसे लगता है कि लॉन्ग चेन की ताकत अभी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसने तुम्हारे इतने सारे दांत कैसे तोड़ दिए? बाकी लोग भी बेहद शंकालु थे। सामान्य ज्ञान के अनुसार इतने मजबूत दांतों को तोड़ने के लिए केवल एक अत्यंत शक्तिशाली बल की आवश्यकता होती है।
कौन जाने, ये तो बिल्कुल बेतुका है, वान मान ने उदास स्वर में कहा। उसे ये नहीं पता था कि लॉन चेन ने रसायन शास्त्र में अपने ज्ञान का इस्तेमाल किया था। लॉन चेन मानव शरीर की कार्यप्रणाली से इतना परिचित था जितना कि वह अपनी हथेली की उंगलियों से। उसने इतनी कुशलता से थप्पड़ मारा था कि वान मान के मसूड़े ढीले हो गए और उसके चेहरे के उस तरफ के दांत मौके का फायदा उठाकर बाहर गिर गए। लॉन चेन का हमला बेहद क्रूर था, दांत आसानी से नहीं उगते, ये अन्य चोटों की तरह नहीं थे जो दवाइयों से ठीक हो जाएं। भविष्य में वान मान शायद खाने के लिए अपने चेहरे के दूसरे हिस्से का ही इस्तेमाल कर पाएगा। वान मान की गलती से सबक लेते हुए सभी लोग बहुत अधिक सलीके से व्यवहार करने लगे और किसी ने भी लॉन चेन को फिर से उकसाने की हिम्मत नहीं की। लॉन चेन भी इन प्राचीन ग्रंथों को इत्मीनान से देखने में प्रसन्न था। यहाँ दी गई युद्ध कलाओं को केवल मंडप में ही पढ़ा जा सकता था और इन्हें बाहर नहीं ले जाया जा सकता।